वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और इस बार हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर में भर भर के डायग्राम है। टर्म 2 में सबसे ज्यादा डायग्राम इसी चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स रखते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है जो सेक्शन ए, बी और सी सब में इक्वल वैल्यू रखता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और बने रहो मेरे साथ इसी चैनल के साथ जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो आज का फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्री बोर्ड्स के सेट में भी ये डायग्राम दिया हुआ था और यहां तक कि ये फेवरेट है बोर्ड्स वालों का। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं जो स्पेसिफिक करूंगी कि ये तो बोर्ड का एकदम प्यारा क्वेश्चन है, मतलब उसके चांसेस है 110% फंसने के। तो उसमें से ये एक डायग्राम है जो प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड का। यहाँ पे ये डायग्राम जनरली क्या करता है कि पूरा डायग्राम या तो दे देगा एनसीईआरटी का एज इट इज, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन थ्रो होंगे। अगर एज इट इज डायग्राम पूरा दे रहे हैं, एक हाथ दो लेबलिंग गायब कर रहे हैं, तो जल्दी बताओ कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड। बहुत सही। अगर उन्होंने बोला पूरा बना के ही दिखाओ, जो थोड़ा टफ पड़ जाता है, पर अगर उनको मन कर रहा है कि नहीं अब लेवल थोड़ा टफ सेट करते हैं, तो कहां जाएगा? ये सेक्शन बी का डायग्राम है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बताओ ये डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। तो यहां से अगर इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड वालों को सेक्शन बी में रखना है तो वो क्या करेंगे? ये डायग्राम बना के देंगे, क्योंकि वो अज्यूम कर रहे हैं तुमको थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेबलिंग अलाइनमेंट थोड़ा टफ पड़ता है ना, तो ये दे देंगे वो डायग्राम बना के। अब वो क्या करेंगे? स्टार मार्क करो जो वो पूछने वाले। तो सबसे पहले जो यहां लिखा है ना वेक्टर डीएनए, उसको वो बनाएंगे ए, और ये पूछेंगे तुमसे कि बताओ ये ए क्या है। फिर वो पूछेंगे बी। ठीक है, ओके, फिर वो पूछेंगे बी कि बताओ बी क्या है। ठीक है, एक बार मैं फिर से लेबल कर देती हूँ। वेक्टर ए बनाएंगे, फॉरेन डीएनए को बी बनाएंगे। उसके बाद यहां पे ये जो ई को R1 लिखा है उसको वो सी कर देंगे। तो ये जितने जितने सर्कल मार्क कर रही हो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां पे ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंड एट स्टिकी एंड, उसको कर देंगे डी। ठीक है, तो ये सारे पहले इनको तो फटाफट स्टार मार्क कर लो और इस क्वेश्चन के नीचे लिखो केस स्टडी बेस्ड या सेक्शन बी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, अब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया तुमको दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, मतलब ये डायग्राम किस फॉर्म में आ सकता है? वो पूछ सकते हैं सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछेंगे और उससे से लिंक दूसरा पार्ट पूछ लेंगे कि बताओ मॉलिक्यूलर सिजर क्या है, और सेकंड पोर्शन उसी से या तो उन्होंने डायरेक्ट वो पूछ लेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस या व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तीन तरीके। तो पहला तरीका कंफ्यूज करने का, बोल देंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सिजर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यही जो डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी में दिए ना, वो सब तुम्हें एक्सप्लेन पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाओ ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 3 मार्क में। या तो मॉलिक्यूलर सिजर पूछ लेंगे, या तो चलो दूसरे नाम देखो कि वो दूसरे नाम क्या पूछेंगे। या बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर वो बोलेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए उसमें डायग्राम तो अपना वही बनने वाला है जो है क्या? तुम्हारा फिगर 11.1। ठीक है, तो जल्दी बताओ, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया तो क्या क्लिक हुआ? अब बोलोगे मैम ये तो सब कुछ इस डायग्राम में दिया नहीं है, तो आप पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन को उन्होंने ए बी सी डी करके उठा के केस स्टडी बेस में लेबल कर दिया, तो ये जो मैं पूछ रही हूं तुमसे वही क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो जल्दी बताओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सिजर से क्या समझ में आता है? मैम कैंची, ऐसी कैंची जो कहां कट करने वाली है? डीएनए पे कट करने वाली है। बहुत सही।
देखो जब तुम ऐसा खुद बोलोगे ना तुम्हारा डायग्राम आधा खुद फॉर्म होते जाएगा। तो दो टाइप के मैम हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने बताया था, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सो जो बाहर कट करे, डीएनए के एंड्स पे कट लगाए, और एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के अंदर कट लगाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारी बुक में दो दिए हुए हैं, एक नहीं दो दिए हुए हैं, अलग अलग जगह दिए हुए हैं। इस पिक्चर में तुमको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, यहां देखो क्या लिखा है, जो सी वाला लेबल है ई कोराई R1, तो ये क्या है, ये नाम है, साइट का नाम है जो वेक्टर में भी होता है, और ये नाम है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। दूसरा तुम्हारी बुक में दिया हुआ है हिंद 2 करके, जहां वहां उन्होंने मेंशन किया है कि जो हिंद 2 होता है वो क्या करता है, वो 6 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर को क्या करता है, कट करता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। अब आते हैं डायग्राम पे। तो बताओ मुझे कि अब मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रही हूं, तो मेरे साथ बनाते चलो। कि सपोज करो स्क्रैच से पूछ लिया तो कैसे बनाओगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमने याद कर लिया, मोर स्पेसिफिकली ई कोराई 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो बहुत बार इस नाम से भी पूरा वो डायग्राम पूछ ले, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर से भी वो डायग्राम पूछ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी नाम पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पूछ सकते हैं, या हाउ डज ई कोराई R1 वर्क्स, इतना भी बोल सकते हैं। तो उन चारों केस में तुम्हारा ये डायग्राम बनेगा। तो बात बताओ, ई कोराई R1 क्या है मैम, सिजर है, मॉलिक्यूलर सिजर। कहाँ कट करती है मैम, एक पर्टिकुलर साइट पे कट करती है। ओके, अगर ले मैम से शुरू करूं तो ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है मैम, उसको कट क्या करना है मैम, जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करना है। तो जीन पे कट लगाती है क्या, नहीं मैम, उसके पहले और बाद में रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक है, वो रिकॉग्निशन साइट को बोलते क्या है, तो मैम उनको पैलिंड्रोम बोलते हैं। और पैलिंड्रोम दिखते कैसे हैं मैम, वो सामने से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब 5 to 3 पढ़ो या 3 to 5 पढ़ो, सेम ही साउंड करते हैं, सेम ही दिखते हैं। ठीक है, इतना आ गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कट के लगाता है मैम, पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा दूर, तो यहां कट लगाएगा। ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं ई कोराई R1 की बात करूं तो बताओ उसका सीक्वेंस क्या है जो वो आइडेंटिफाई करता है। तो वो सीक्वेंस है GAATTC। नहीं यकीन हो रहा है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे GAATTC। तो ये जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ ये सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जा रहे हैं, या फिर ये तुम्हारा डायग्राम को बनाने में बिल्डअप है। आई बात समझ में? ठीक है मैम। तो ई कोराई R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर कट लगाता है, डीएनए के एंड्स पे कट लगाता है। अगर डीएनए के बीच में कट लगा रहा है तो उसको एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। हमने दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े हैं, एक है ई कोराई R1 जिसका आइडेंटिफिकेशन या पहचानने के तरीके जिसको रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, वो जनरली किस फॉर्म में रहती है, पैलिंड्रोमिक फॉर्म में रहती है, मतलब सामने से और पीछे से सेम दिखेगी। और ई कोराई R1 का पहचानने वाला तरीका क्या है, GAATTC, मतलब एक डीएनए की स्ट्रैंड पे ये 5' to 3' कैसे रहेगा, GAATTC, और उसी का ऑपोजिट 5' to 3' कैसे रहेगा, GAATTC। ठीक है मैम, समझ में आ गया। और एक चीज क्या याद करनी, जिसके बेसिस पे तुम अपना डायग्राम स्टार्ट करोगे, जो ई कोराई R1 है वो किसके बीच में कट लगाता है, G और A के बीच में कट लगाता है। तो देखो जरा, यहाँ G और A कहाँ दिख रहा है मैम, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ का दिख रहा है मैम, यहाँ दिख रहा है। तो कट कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा। इतना इंफॉर्मेशन तो तुमको पता होनी चाहिए डायग्राम शुरू करने से पहले। हो गया क्लियर? चलो अब हम मूव करेंगे हमारे मेन डायग्राम में। डायग्राम में ब्लू से बनाने वाले, तो बने रहना। तो एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूलर सीजर को कट लगाना क्यों है? अरे मैम, सुपर ह्यूमन बनाना है, तो हमने दूसरे जो भी जानवर है उसका वो जीन निकालना है, और हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वहां पे वो जीन को फिट करना है। ठीक है, तो क्या एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं? हाँ मैम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां कट करने के लिए यूज करोगे वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ कट करने के लिए यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब डायग्राम का पहला पोर्शन तुम्हारे 2 डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बनेंगे। हाँ मैम, बिल्कुल सही बोल रहे, बना दो भैया, ये बन गया, और एक यहां बना दो। दूसरे पेन से बनाती हूं, मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैम एक को हम बोल सकते हैं कि हमारा वेक्टर डीएनए है, हाँ मैम, और दूसरे को हम बोल सकते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला है। तो इसको चलो बनाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI है ना, GOT नहीं लिखा है, GOI लिखा है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये हुआ मैम वेक्टर का डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए,
और ये हुआ तुम्हारा जो भी तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए। ठीक है, अब बात बताओ कि इसमें कट कहाँ लगाना है और इसमें कट कहाँ लगाना है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम ई कोराई, वो पहचानेगा कैसे? मैम पैलिंड्रोम रहेगा उस पे, और इस पर्टिकुलर का पैलिंड्रोम तुमको याद करके जाना है, जो क्या है GAATTC, और दोनों जगह वही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो जरा देखो, देखा तुम्हें हमने क्या पहले बनाया? वेक्टर डीएनए, और दूसरा फॉरेन डीएनए जिसको मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए लिखा है। अब उसके ऊपर का पढ़ो, क्या लिखा है? वेक्टर द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। इसलिए मैंने बोला कि दोनों के लिए हम सेम ई कोराई यहां भी वही यूज करेंगे, वहां भी यूज करेंगे। तो तुम्हारी पहली लेबलिंग क्या आएगी? वेक्टर डीएनए बनाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया, और क्या लिखोगे? दैट बोथ ई कोराई R1 कट द बोथ स्ट्रैंड। लिख लो चाहो तो ई कोराई R1 कट द बोथ स्ट्रैंड एट स्टैंड एट सेम साइट। अब सेम साइट का मतलब क्या है? जहां पे दोनों जगह क्या रहेगा? पैलिंड्रोम सीक्वेंस रहेगा, यहां पे भी वहां पे भी। चलो तो इसका पहले पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनाते हैं। सपोज ये आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो GAATTC, इसका ऑपोजिट यहां पे इसका ऑपोजिट C, ये G होगा, फिर AATT। ठीक है, इसी से तरीके से उस जगह, तो यहाँ पे है, अगर हमने लिखा GAATTC, तो यहाँ पे आएगा CTTAAG। ठीक है, अब देखो, तो इस एंजाइम ने दोनों के रिकॉग्निशन साइट को पहचान, और कट कहाँ लगना है? G और A के बीच में। तो देखो जरा दूसरी लेबलिंग, तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ये वाला पोर्शन। तो देखो क्या लिखा है? ई कोराई R1 कट द डीएनए बिटवीन बेसिस G and A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कि अगर तुम्हारा सीक्वेंस GAATTC तो है, पहले तो वो पहचानेगा कि हाँ ये सही बात है, उसके बाद बोलेगा कि अब मैं इन दोनों के बीच में कट लगाता हूं। अगर ये सीक्वेंस GAATCCGGCA है, तो फिर उन दोनों, उस केस में इन दोनों के बीच में कट नहीं लगेगा। मतलब अगर इस टाइप का कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले तुम क्या पहचानोगे कि उस सीक्वेंस में क्या प्रॉपर्ली GAATTC लिखा है। अगर लिखा है हाँ, तो फिर आगे बढ़ोगे और फिर G और A के बीच में कट लगाओगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज जो लिखा है वो मेंशन करेंगे कि ये कट कहाँ पे लगने वाला है, कौन लगा रहा है? ई कोराई R1 किसके बीच में कट लगा रहा है? कट्स बिटवीन G and A ओनली को अंडरलाइन करो, ओनली इन GAATTC सीक्वेंस इन डीएनए। इतना हुआ क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। तो अब देखो, मुझे बात बताओ, अब इसकी अगली स्टेप में क्या होगा? कट लगेगा। कहाँ कट लगेगा? पहले तो ये है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं जरा, यहाँ जरा आओ इस वाले पिक्चर पे। तो देखो G और A था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे G और E, तो यहाँ कट लगा, और इस जगह कहाँ कट लगा? नीचे के साइड में। तो देखो यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है G, ओके, एक थोड़ा दूर लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो पहला कट कहाँ लगा? GA के बीच में। दूसरा कट कहाँ लगेगा? इन दोनों में GA कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो ये किस तरीके से कट होने वाला है? ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से कट होगा कि एक वाला जो बेस पेयर है उसको वो एज इट इज रखेगा, मतलब G और C को एज इट इज रखेगा, और बाकी इसको ये जो इस पोर्शन में निकाल देगा और उसको हटा देगा। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले पोर्शन को एज इट इज रखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है,
और बाकी पोर्शन को हटा देगा। तो मतलब मैम हमें ये समझ में आ गया, यहाँ भी जी ए, यहाँ जी ए TTC है, हर जगह है, पर वहां पे कट कहाँ लगाना है, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को एज इट इज रखना है, बेस पेयर को एज इट इज रखना है, यहाँ पे जी आया है, यहाँ कट लगाना है, सिमिलरली यहाँ पे जी आया है, यहाँ कट लगाना है, और बाकी पूरा रहेगा। और ये वाला पोर्शन है, बोलोगे मैम फिर इस पोर्शन का क्या होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये दिख रहा है मैंने सर्कल बनाया है, वो हटा दिया जाएगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा। इतनी बात हुई क्लियर, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के डायग्राम में गायब कर दिया गया है। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, गायब है, दिख रहा है क्या तुमको ये वाला पोर्शन कहीं भी? दूसरे पेन के साथ बनाती हूँ तो शायद दिखे। ओके, ये वाला पोर्शन दिख रहा है कहीं भी, ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पोर्शन कट करके हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री था, उसको अब हमें डबल स्ट्रैंडेड हटाना है और क्या बनाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ताकि वो क्या रहे, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच रहे। ये ऐसा है कुछ चीज, जैसे ये एक स्ट्रैंडेड डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये ऐसी बनी हुई थी। अब जो इकोरायस ने क्या किया, इसका ये इतना वाला पोर्शन को हटा दिया, ठीक है, हटा के फेंक ही दिया, और ये इससे जुड़ा हुआ है, ये एक बेस पेयर और ये एक बेस पेयर जुड़ा हुआ है। अब ये जो पोर्शन है, जो इतना मेरा हाथ ऐसे लटक रहा है, वो क्या बोलोगे तुम इसको, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, और मार्क भी यही करके आओगे। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये क्या है, सिंगल, रेडी टू मिंगल ऐसे बोलते हैं ना, अपन याद करेंगे, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो क्या है, रेडी है किसके साथ बाइंड करने के लिए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के साथ। और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कौन है, फॉरेन डीएनए। इतनी हुई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ? तो मैम अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले वापस अगर फ्रेश से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि जो इकोराई R1 है वो किसके बीच में कट लगाता है, इकोराई R1 वो GAA TTC के बीच में लगाता है। तो पहले तो एक डीएनए स्ट्रैंड बनाओ जिसमें लिखो GAA TTC, इसी का ऑपोजिट यहाँ लिखो CTTAAG। सिमिलरली दूसरा स्ट्रैंड बनाओ, किसका, जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का होगा, ठीक है, वहां पे लिखो, तुम क्या लिखोगे, GAATTC, इसी का उल्टा यहाँ लिखोगे CTTAAG। उसके बाद अब पर यहाँ मेंशन करना है, ये क्या है तुम्हारा वेक्टर वाला डीएनए है, और ये क्या है तुम्हारा डिजायर्ड या जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए है, ठीक है। यहाँ मेंशन करोगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या यूज करोगे, सेम यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम cuts DNA at same site, तभी तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ मेंशन करोगे कि इकोराई R1 कट किसके बीच में करता है, कट्स बिटवीन G एंड A, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, एरो बनाओगे और यहीं पे चाहो तो यहीं पे कट दिखा दो ऐसे से कि यहाँ कट करने वाला है। उसके बाद अब तुमको मैंने बताया कि इतना पोर्शन थ्रो आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इतना पोर्शन थ्रो आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये एज इट इज रखेगा और ऊपर ये वाला एज इट इज रखेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगले वाले में हम यहाँ लिखाएंगे ई कोराई ने अपना काम कर डाला और क्या हुआ देखो जरा। अब ये हम बनाएंगे, अरे रेड से नहीं बनाना था, ओके। तो वापस यही डीएनए बनाओगे और सिर्फ ये वाला जो ग्रीन में लिखा है ना उसको हटा देना। तो जी लिखो, सी लिखो और फिर TTAAC, बाकी कुछ मत करो। सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपना ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाओ, ठीक है। जो ग्रीन में लिखा है उसको हटा दो, GC और TTAAG। और अब क्या करोगे, अब बनाओगे तुम एरो, ठीक है। ऐसे करो या ऐसे एरो करके यहाँ लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लिखोगे तुम कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। एक और लेबलिंग करोगे, क्या है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और साथ में ये क्या हो रहा है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है। तो एक और लेबलिंग करोगे इन्हीं को, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो क्या बोलते हैं इनको, हम यहीं पे एक ही जगह लेबल करो या यहाँ लेबल करो, क्या बोलोगे तुम, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है। ओवर हैंगिंग स्ट्रेच जो मैंने अभी दिखाया करके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ क्या कैसा एंड क्रिएट करता है, स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं। तो ये हुए तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब वो हुए।
आई बात समझ में? चलो एनसीईआरटी का डायग्राम वापस पैरेलल देखते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया? ई कोराई स्टिकी एंड हमने मेंशन कर दिया, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट, तो यहाँ भी स्टिकी एंड क्रिएट हो गया। अब देखो, अब आखिरी वाले स्टेप जो वो पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका कमाल धमाल आता है, यहाँ पे आती है फेविस्टिक, है ना, मॉलिक्यूलर फेविस्टिक, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेस, वो भी अपना एक्शन दिखाएगी। तो अब तुमने क्या करोगे? ये दोनों को फाइनली क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CTTAAC है, इसी के ऊपर एज इट इज इसका प्लेसमेंट कर दो, तो ये आ जाएगा, पहला वाला छूट जाएगा क्योंकि पहला वाला G ही आएगा, ATTC, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये एज इट इज चलेगा, ठीक है, ओके जी। आई क्या कहानी समझ में? अब यहाँ पे एक और क्या इंपॉर्टेंट लेबलिंग करना है, यहाँ पे लिखना है स्टिकी एंड जॉइंट टुगेदर, जॉइंट्स, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट? नॉर्मली तो खुद भी ज्वाइन कर रहे हैं, पर फेविस्टिक आ रही है, फेविस्टिक मैम असली वाली नहीं, मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका नाम क्या है? बाय डीएनए लाइगेस। तो ये रहा तुम्हारा वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे अलग वो पूरा क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बोलोगे मैम इतना हौच पौच है, याद कैसे रखे? तो फटाफट याद करने का मेरे साथ बनते चलो। सबसे पहले किसका इन्होंने क्वेश्चन पूछा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन सा? एंडोन्यूक्लियस, मोर स्पेसिफिकली उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मैकेनिज्म ई कोराई R1 का, तो तुम्हारे डायग्राम में सबसे ऊपर क्या आएगा? ई कोराई R1, ठीक है, तो सी छोटा रखना, ठीक है। R1 का हम क्या बता रहे हैं? मैकेनिज्म बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसके बीच में होता है? मैम एक वेक्टर डीएनए होता है, बनाओ जरा वेक्टर डीएनए, ये बन गया वेक्टर डीएनए, ठीक है। दूसरा किसके बीच में होता है? मैम जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिजायर्ड डीएनए है वो, ये बन गया तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। तो जो बोला है वो लिख भी दो, तो क्या लिखोगे यहाँ? जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, लिख दिया मैम। अब आगे यहाँ क्या लिखो? अरे ये जो बोला वही लिखो, ये क्या है तुम्हारा? वेक्टर डीएनए, बहुत बढ़िया, लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होता है? हाँ होता है, लिखो वहां पे। तो ई कोर I1 कट बोथ स्ट्रैंड्स एट सेम साइट, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कट किसके बीच में लगेगा? मैम G और A के बीच में लगेगा। कहाँ है ये G और A? मैम पहले बना दो, GAATTC, इसी का उल्टा ऊपर, तो CTTAAG यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा वापस? GAATTC, इसी का उल्टा नीचे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो CTTAAG, बहुत बढ़िया। तो कट कैसे लगने वाला है? मैम G और A के बीच में कट लगने वाला है, लिखो जरा यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखोगे? दैट ई कोर I1 कट्स बिटवीन, किसके बीच में? G and A only when the sequence is GAATTC in DNA। हुई क्या बात समझ में? तो कट कहाँ लगाओगे? देखो कट लगेगा यहाँ और लगेगा यहाँ। तो मैम उसमें से हटाना कौन सी चीज को है? तो हटाना जो मैं बॉक्स बना रही हूँ उसको हमेशा के लिए थ्रो कर देना है। तो ये वाला बॉक्स और यहाँ पे ये वाला बॉक्स, ठीक है, एज इट इज थ्रो आउट हो जाएगा। तो अब इसका एरो बनाओगे और क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम्हारा ई कोर R1 का एक्शन हुआ। तो क्या एक्शन हुआ? वापस डीएनए बनाना स्टार्ट करो। ये तुमने बनाया है डीएनए और जो बॉक्सेस में लिखा है उसको क्या करना है? थ्रो आउट करना है। तो लिखो G और A एज इट इज, क्योंकि ये क्या रहेगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एक बेस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बीच में TTAA तुम्हारा आएगा G। अच्छा, उसके बाद इसी तरफ इस तरफ पैरेलल क्रिएट करते हुए, ठीक है, ओके। तो देखो वापस ही तुमने डीएनए बनाया, ठीक है। ये बॉक्स वाला हटा देना है, तो लिखा GC। अब ये बॉक्स वाला हट गया तो यहीं बचा TTAA। अब तुम खुद सोचो, ये G भी नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, ठीक है। तो
तुम्हारा ये जी भी हट गया, ठीक है, हुआ इतना क्लियर। अब देखो ये बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। तो लिखो, तो ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम लिखो जरा, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। एक और क्या बोलते हैं इसको, स्टिकी एंड। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, हाँ मैम जुड़ेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो लिखो जरा, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और कौन सा, किस चीज का एक्शन होगा मैम, डीएनए लाइगेज का भी एक्शन होगा। तो लिखो, डीएनए लाइगेज हेल्प्स इन बाइंडिंग द टू स्ट्रैंड। बस यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होगा, पूरा स्ट्रैंड जोड़ के दिखाओगे। तो जोड़ोगे कैसे, वापस ऐसा बनाया तुम्हारा डीएनए, ये जी बनाओ, ए बनाओ, टी टी ए बनाओ। सिमिलरली रेड वाला दूसरा पेन, अब बोलोगे मैम हम दो पेन से, हम तो पेंसिल से ही बनाना है, पेंसिल से बनाओ बट बहुत नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है। पर ये डायग्राम थोड़ा हॉच पॉच हो जाता है, इसीलिए मैंने बताया था कि ये डायग्राम कहाँ जाता है तुम्हारा, केस स्टडी बेस में, या फिर अगर ए और बी सेक्शन में भी रहा तो उसकी लेबलिंग गायब कर देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो वापस ये बनाया, यहाँ तक लेके आओ, ये यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ क्या था, जी था, ए था यहाँ पे, ठीक है, जी था और इसका ऑपोजिट सी था, और फिर बाकी तो टी टी ए। तो ये क्या बना तुम्हारा फाइनल, नीचे का प्रोडक्ट क्या है, लिखो यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो इतना बड़ा डायग्राम है जो तुमको ढंग से याद रखना है और क्लियर समझ में आना चाहिए। बट ये डायग्राम थोड़ा टफ होता है, इसलिए तुम्हारी बुक में क्या करते हैं, ये एज इट इज डायग्राम उठा के दे देते हैं, बट लेबलिंग्स गायब कर देंगे। तो इसमें याद क्या रखना है मैम, याद ये रखना है कि वेक्टर डीएनए तुमको पूछा जाएगा ए करके, फॉरेन डीएनए भी पूछा जाएगा बी करके। यहाँ पे ये वाला जो लिखा है स्टेटमेंट वो गायब कर देंगे और पूछेंगे बताओ जो ई और IR1 है वो कट किसके बीच में लगाता है। तो ये तुमको पहचानना पड़ेगा ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो ई और IR1 है उसको सी कर देंगे। इससे रिलेटेड वो पूरा क्वेश्चन पूछेंगे कि किन के बीच, कौन से दो बेसिस के बीच में कट लगाता है, जी और ए के बीच में कट लगाता है, और कब कट लगाता है, जब कौन सा सीक्वेंस हो, GAATTC ही सीक्वेंस हो, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टिकी एंड है उसको डी कर देंगे। उसके बाद ये जो ज्वाइन कर रहे हो तुम स्टिकी एंड को यूज करके डीएनए लाइगेज का, जो तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है पर मैंने बनाया है, क्यों, क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ आएगा तुम्हारा किस में, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मैजिकल सिजर, या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंडोन्यूक्लियस, या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ई कोराई R1। तीनों क्वेश्चन कुछ भी पूछे, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ये है तुम्हारा आंसर। वापस जब एग्जाम में लिखोगे तो प्रॉपरली एक ही शीट पे, अगर बनाने के लिए आए तो एक ही शीट पे सिर्फ यही आंसर बनेगा। सेम उसी पैटर्न में जैसे हमने मलेरिया पढ़ा था, तो एक पूरी आंसर शीट में तुम सिर्फ मलेरिया का डायग्राम बनाओगे। कंजूसाई मत दिखाना, अच्छे से पेपर यूज करना, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ले लेना, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर, आगे मूव करें। तो ये था तुम्हारा पहला डायग्राम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू रखता है, क्योंकि तुम ये डायग्राम मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं ना, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलो अगला डायग्राम देखते हैं। तो अगला डायग्राम वापस इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैम, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये पूरी की पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शो कर रहा है। समझो बात को, पहले वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम यहाँ वहां भी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, यहाँ भी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखी, तो हमको समझ में कैसा है कि कौन सा वाला डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम बेस्ड आया, अगर उन्होंने स्पेसिफिक किया है दैट हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रिपेयर्ड, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रिपेयर्ड बोल रहे हैं, तो वो वाला डायग्राम बनाओगे। या उन्होंने पूछा मैजिकल सिजर, या पूछा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या पूछा ई कोराई R1, तो अगर ये चारों वर्ड्स पूछे जा रहे तो तुम कौन सा डायग्राम बना के आओगे, ये वाला डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। पर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द प्रोसीजर या एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जगह पे वो वर्ड यूज कर ले कि एक्सप्लेन हाउ
recombinants are prepared। तो जब वो रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब वो डीएनए के बारे में नहीं, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। या फिर रिकॉम्बिनेंट्स की जगह पे वो वर्ड लिख दे ट्रांसजेनिक। अगर ट्रांसजेनिक भी बोल रहे हैं मतलब फिर भी यही डायग्राम बनेगा। अगर उन्होंने बोला हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ आर प्रिपेयर्ड, उस भी कंडीशन में यही डायग्राम जाएगा। आई कहानी समझ में? मतलब मैम अगर आप बोल रहे हो EcoRI-R1 बोला, फिर ट्रांसजेनिक रिकॉम्बिनेंट जीन बोला, या मॉडिफाइड डीएनए बोला, या फिर मॉलिक्यूलर सीजर बोला, एंडोन्यूक्लियस बोला, ये 5 वर्ड बोले गए तो वो वाला डायग्राम। और अगर वो बोल रहे रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेंट सेल वर्ड इंपॉर्टेंट है, या फिर ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इन 4 वर्ड के केस में हमको ये डायग्राम बना के आना है। बिल्कुल सही, डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो उस केस में ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा सेक्शन बी का क्वेश्चन, पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आई बात समझ में? फिर से बायो में डायग्राम पूछे हो या ना पूछे, अगर उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अगर 2 मार्क का भी कुछ एक्सप्लेनेशन बोला है, तुम रफ में ये डायग्राम बना के आ जाओ। ठीक है, वापस ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मतलब इतना भी मत बनाना कि कुछ समझ में ही ना आए, डायग्राम बना के आओ। ठीक है, सुंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने वाला इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पर लेबलिंग विद करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं कि अब ये डायग्राम आया तो कैसे बनाएंगे। तो वापस इतनी तो स्टेप तुमने कर ही दी, अब इसी को मिनिमाइज करके छोटा करके बनाना है। तो चलो आगे देखो। तो अगर किसी ने पूछा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनानी है, मतलब एवेंजर बनाना है ना, सपोज कर लो, फिर या स्पाइडरमैन बनाना है, तो क्या किया हमने? स्पाइडर का डीएनए ले लिया, तो स्पाइडर क्या हुआ हमारा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो तुम्हारा पहला डायग्राम क्या आएगा? पहला क्या आएगा तुम्हारा? तुमने लिया आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, पर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, इसलिए तुमको पहला वर्ड लिखना पड़ेगा आइसोलेशन, मतलब मकड़ी में से वो मैंने डीएनए निकाल लिया। ठीक है, देखो साइड में पैरेलल बुक का डायग्राम चला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए लिखा है ना, वो फॉरेन डीएनए तो है, पर बेसिकली क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो वहां क्या लिखा? फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो तुम चाहो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक एलियन डीएनए ऑब्लिक फॉरेन डीएनए। ठीक है, और फिर नीचे डीएनए भी बना दो, टटा बन गया। लो, अब उसके बाद अब इसको क्या करोगे? ऐसे लेके घूमोगे? नहीं मैम, इसके पहले जो स्टेप की थी हमने क्या किया था उसमें, यहाँ देखो, इसमें क्या किया था? वेक्टर वाले डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया था। तो साइड में पैरेलली क्या करोगे? वेक्टर वाला डीएनए बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे? वेक्टर डीएनए। तो एक बात बताओ, वेक्टर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड भी बोलते हैं ना, प्लाज्मिड इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो प्लाज्मिड ऐसे रहेगा क्या? नहीं मैम, सर्कुलर डीएनए रहेगा। करेक्ट, उसमें क्या लगेगा? कट लगेगा। कौन सी जगह कट लगेगा? रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगेगा। एक रिस्ट्रिक्शन साइट का नाम बताओ, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, EcoRI-R1। तो मैम आप ये बोलना चाहते हो कि जो नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वही बेसिकली साइट का नाम है? बिल्कुल सही, सही समझ रहे हो। तो EcoRI-R1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट का नाम है। और एंजाइम कौन सा यूज कर रहा है? EcoRI-R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहा है उसी साइट को कट करने के लिए। चलो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम पैरेलल देखो, देखा उन्होंने क्या बनाया? वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड बनाया। ठीक है, और क्या किया? अब मैंने यहाँ सर्कल बनाया, उन लोगों ने बस उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। हो गया। अब मैंने यहाँ पे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, तो वही चीज उन्होंने लिखी है। क्या लिखी है जरा पढ़ो? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। याद करो, इसके पहले भी जब हम एक्शन पढ़ रहे थे EcoRI-R1 का, तो वहां भी हमने यही लिखा था, यही लाइन लिखी थी। तो लिखो ये लाइन यहाँ पे वापस, दैट सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन बोथ एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए टू कट एट स्पेसिफिक साइट। जरा मुझे बताओ उन स्पेसिफिक साइट को पहचानते कैसे हैं? मैम पैलिंड्रोम से। बिल्कुल सही। जरा EcoRI-R1 का पैलिंड्रोम का सीक्वेंस बताओ। GAATTC। कट कहाँ लगेगा? G और A के बीच में। याद हो गया तुमको? ठीक है, तो यहाँ तुमने किया और अब इसको क्या करोगे? कट लगाओगे। देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम, यहाँ कट लगाया, ओपन कर दिया, इसको कट किया, छोटे में डिवाइड कर दिया, तो वापस इसका एक एरो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इसका
इसको कट लगाओ। अब पूरा तो ये पूरे में तो कट नहीं होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड पे कट होगा जहां पे ये चीज क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो वापस तुमने किया और ये कट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अरे जोड़ो तो सही, दोनों को स्टिकी एंड क्रिएट होके जुड़ेंगे ना दोनों। तो देखो, तो स्टिकी एंड होके क्रिएट करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, यहाँ लेके आओ, इसको लेके आओ और एरो, ठीक है। वापस सर्कल बनाओ, ऐसा बनाओ और वहाँ पे ये तुम्हारा रेड वाला जो है वो ऐड कर दो, ठीक। पर अब इसको तुमको ये स्टेप को बताना पड़ेगा, क्या हुआ कि कैसे जुड़ा, स्टिकी एंड के साथ जुड़ा। और कौन सी मॉलिक्यूलर ग्लू यूज किया, डीएनए लाइगेज यूज किया। देखो जरा बुक का डायग्राम क्या लिखा है, लाइगेज इज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। तो तुम चाहो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, बोथ द रिस्ट्रिक्शन साइट, both the DNA are complementary to each other due to sticky end, और स्टिकी एंड के ब्रैकेट में लिख दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और स्टिकी एंड क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम is used। आई बात समझ में, ये तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा रही हूँ। सपोज करो ये क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एक ही डायग्राम में सब कुछ चीजें मेंशन करनी है, तो हम ये तरीका यूज करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद अब एक और चीज क्या मेंशन करोगे, किससे यूज कर रहे हो, तो यहाँ एरो बनाओगे, लिखोगे लाइगेशन। लाइगेशन मतलब क्या, जोड़ रहे हो, बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग मोलेकुलर ग्लू, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। आई क्या कहानी समझ में। अब इसको जोड़ के कहाँ रखोगे, ऐसे एज इट इज रखोगे अपने पास कि हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैं क्या करूँ, पर ये हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना रहे, इसके पहले वाला पिक्चर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिसमें हमने एकदम क्लोजली स्टिकी एंड कैसे क्रिएट होता है वो देखा था। बट ये किस चीज का है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तो है, पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसका वेक्टर है वापस उसी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाओ। तो वेक्टर किसका था, एक बैक्टीरिया का था, बैक्टीरिया का नाम क्या था, ई कोलाई था। तो देखो जरा यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया। आई कहानी समझ में। तो देखो अपने डायग्राम में क्या करोगे, मैं इस तरफ बना रही हूँ, तुम सेम शीट में बनाते चलना, ठीक है। तो उसको क्या किया, यहाँ लिखोगे ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जरा मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन किया तो कुछ जो ई कोलाई है, सपोज करे तुम्हारी ई कोलाई है, उसके अंदर क्या चला गया, तुम्हारा ये वाला हमारा प्लाज्मिड चला गया। देखो दिख रहा है। तो अब क्या होगा, सेल डिवाइड होगा और वो उसी के आगे क्या करता रहेगा, पास ऑन करता रहेगा, ठीक है। जरा मुझे एक चीज बताओ, अब यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं, तो लिखोगे यहाँ सेल डिवाइड, ठीक है। ये उसका नॉर्मल जीनोमिक डीएनए है, और साथ में हमारा क्या आ गया, ये हमारा ट्रांसजेनिक जो होस्ट के साथ था वो भी चला गया, वेक्टर भी चला गया, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको कि कौन सा है, ये ई कोलाई है, ठीक है, जो बेसिकली क्या था, होस्ट था, और ये क्या था, हमारा वेक्टर था, और ये क्या था, हमारा फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। इतना जब सब कुछ लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो ये रही तुम्हारी स्टेप 1, फिर ये रही तुम्हारी स्टेप 2, यहाँ नीचे आई तुम्हारी स्टेप 3। हुआ क्लियर। वापस एनसीईआरटी के डायग्राम पे मूव करते हैं। तो देखो दिखा। अब मुझे बताओ, यहाँ से सिंस पढ़ ही रहे हैं, तो अब अगर बोलोगे मैम ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो इतना ही आएगा, इतना तो आएगा, पर अब इसको कैसे वो कन्वर्ट कर देंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, लेबलिंग्स गायब कर देंगे। अब जरा मार्क करो इसमें से इंपॉर्टेंट लेबलिंग क्या है। फॉरेन डीएनए को मार्क करेंगे ए, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड को मार्क करेंगे बी, ठीक है। लाइगेज को सी मार्क करो, क्योंकि वो हो सकता है वो दे दे कि डीएनए इज जॉइन, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ लेंगे बाय विच, विद द हेल्प ऑफ विच मॉलिक्यूल या विद द हेल्प ऑफ विच थिंग इट इज यूज फॉर जॉइनिंग। तो तुम लिखोगे मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर डीएनए लाइगेज। उसके बाद ये वाली प्रोसेस को वो पूछ सकते कि बताओ ये प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसी से लिंक्ड एक और क्वेश्चन पूछ सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेक्ट कैसे करोगे, मतलब
इसके पहले यहाँ पे एक और स्टेप आती है जिसका नाम है कंपिटेंट सेल का फॉर्मेशन। याद करो, हमने पढ़ा था कैसे बनाते हैं कंपिटेंट सेल। अगर याद होगा, डाइवेलेंट कैटायन का ट्रीटमेंट करके या फिर दूसरी टेक्निक फिजिकल मेथड यूज करके, हीट शॉक मेथड। गर्म ठंडे में रखोगे 0 डिग्री सेल्स को, इकोलाई को, है ना, फिर उसको वाटर बाथ में रख दोगे 40 डिग्री, फिर वापस 0 डिग्री में लगोगे, तो उस केस में क्या होगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी और ये जो डीएनए है, जो वेक्टर है, वो अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ एक और स्टेप है, तो हो सकता है डायग्राम यही दे पर वो क्वेश्चन में फ्रेम करते समय पूछे कि देयर इज वन मोर स्टेप बिटवीन सी एंड डी, एक्सप्लेन। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ कंपिटेंट सेल एंड हाउ इट इज डन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो तुम लिखोगे बाय यूजिंग डाइवेलेंट कैटायन एंड और बाय हीट शॉक मेथड। इतना हुआ क्लियर। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो पूछ लेंगे हाउ द ट्रांसफॉर्म सेल आर चेक्ड। तो तुम बताओगे कि कैसे, बाय एंटीबायोटिक चेकिंग, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ था ऑलरेडी, उसका यूज करके तुम चेक करोगे, या फिर क्रोमोजेनिक कॉलोनीज का देख के तुम चेक करोगे। तो देखो, एक ही पिक्चर है पर एक पिक्चर में वो पूरा तुम्हें चैप्टर पूछ सकते हैं, तो तुम्हें बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है। इतना हुआ क्लियर। तो ये दोनों थे इंपॉर्टेंट। वापस होस्ट सेल, तो ये जितना जितना मैंने मार्क किया है वो सब किस में जाएगा, तुम्हारा ABCD लेबल्ड हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मूव करते हैं हम अगले डायग्राम पे। तो यहां तक था तुम्हारा कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर उन्होंने पूछा तो बनाओगे। चलो आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने कौन सा डायग्राम दिया। तो बुक के पन्ना पलटाओ और ये डायग्राम दिखेगा। अब बोलोगे मैम इसमें बनाना क्या है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा पर आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या आ सकता है, जो ये मैं मार्क कर रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। तो जल्दी बताओ, जो चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए गई कौन से सेक्शन की बन गई, सेक्शन ए। तो जल्दी से मार्क करो, इसके नीचे लिखो सेक्शन ए का क्वेश्चन रहेगा। या फिर अगर इसी से रिलेटेड उनको बिल्डअप करना है क्वेश्चन, तो वो ये उठा के थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म, ये नहीं देंगे, थोड़ा और अच्छा गूगल का इमेज का डायग्राम देंगे तुमको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ जाएगा, केस स्टडी बेस में। अब क्या पूछेंगे, देखो वो कुछ इस तरीके का डायग्राम देंगे जहां पे प्रॉपरली क्या दिखते हो, तुम्हें वेल्स दिखते हो, ठीक है। तो वो वेल्स को लेबल कर देंगे ए, ठीक है। एक जगह तुमको ऐसे बहुत सारे डार्क डार्क बैंड्स दिखेंगे जिसको वो लेबल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुक में इतना अच्छे से मेंशन नहीं किया है इसके बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, लैडर, सीडी। सीडी किस चीज की, डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट डिवाइडेड रहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, अकॉर्डिंग टू द वेट। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रेगमेंट दिखता रहेगा, ABC यहाँ पे और यहाँ पे। अब वो मार्क कर देंगे, इसको बोल देंगे A1, या चलो मान लेते B, C, D और E, ठीक है, और ये F जो सबसे सामने है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैम बोलोगे क्या क्वेश्चन आएंगे, तो लिखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड वो पूछेंगे, कौन सा, नेम द टेक्निक विच इज शोन इन पिक्चर। तो नाम क्या आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस पे आएगा कि इस टेक्निक का नाम क्या है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछेंगे इस टेक्निक का, तो वहीं पे डायग्राम के साइड में लिखो कि इसका प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि जो डीएनए वेट में ज्यादा है, जिसमें बेस पेयर ज्यादा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जिसका बेस पेयर कम है, जिसका वेट कम है, जिसकी थिकनेस कम है, वो दूर जाएगा। याद आया। उसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन वो पूछेंगे, बताओ इस टेक्निक को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, या हाउ दिस टेक्निक इज डन, ठीक है। तो इसमें या एक्सप्लेन दिस टेक्निक, तो इसमें क्या लेते हो तुम, अगारोस जेल लेते हो, जो कहाँ से ऑब्टेन होती है, सीवीड से ऑब्टेन होती है। डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। जो अब तुम्हारा डायग्राम आएगा, जो इस पिक्चर में कहाँ लोड करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा कि ए वाली जगह पे, जिसको हम वेल्स बोलते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तुम्हारे इस डायग्राम में भी वेल्स बने तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर इसको भी वो ऐसे मार्क कर देंगे कि इस जेल को क्या बोलते हैं, जी बोल के कि बताओ, ए बताओ, जी बताओ, और इन सारे फ्रेगमेंट में से सबसे हेवियर फ्रेगमेंट कौन सा है, सबसे लाइटर कौन सा है, या फिर वो बोल देंगे
इन सारे फ्रेगमेंट में से बताओ किसका वेट 4000 डाल्टन होगा और किसका वेट 400 डाल्टन होगा। तो तुम सीधा सीधा लॉजिक लगाना, जो सबसे पास में है वेल के उसका कितना वेट रहेगा 4000 डाल्टन रहेगा, और जो सबसे दूर है एफ वाला वो रहेगा तुम्हारा 400 डाल्टन। इतनी बात समझ में आई। और इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो क्या करेंगे, अब इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या करेंगे वो ये जो तुम्हारी लैडर है उसके ऊपर नंबर्स लिख देंगे, मतलब वेट लिख देंगे। या तो वो लिखेंगे 4000 डाल्टन, ठीक है, मतलब 4000 फिर 3500 फिर 3000, ऐसे करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे जाके कुछ 300 या 400 के पास लेके आएंगे। या फिर इसी को पूछने का दूसरा तरीका क्या करेंगे, वो यहाँ पे बेस पेयर्स लिख देंगे कि 3000 क्या है बेस पेयर्स है। या तो वेट लिखे या तो फिर बेस पेयर्स लिखे, पर दोनों का लॉजिक सेम रहेगा कि जो स्ट्रैंड इस वेल के आसपास है उसका क्या रहेगा, ज्यादा वेट रहेगा या ज्यादा बेस पेयर रहेगा। और जो स्ट्रैंड तुमको इस पिक्चर में नीचे कहीं दिखेगा उसका वेट कम रहेगा या फिर उसके बेस पेयर्स भी कम रहेंगे। इतना हुआ क्लियर। तो मैम ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा तुम्हारा सेक्शन ए में या फिर सेक्शन सी केस स्टडी बेस में। इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, पहली बात वेल पूछ सकते हैं, दूसरी बात वो ऐसे लेबलिंग दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि सबसे ज्यादा वेट किसका है, सबसे कम वेट किसका है, और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है एक्सप्लेन करो, उसका प्रिंसिपल क्या है एक्सप्लेन करो, अगारोस जेल जो मीडियम यूज किया है वो कहाँ से ऑब्टेन किया है, सीवीड से ऑब्टेन किया है, कौन सी डाई यूज कर सकते हैं वो जरूर पूछा जा सकता है, जिसका नाम क्या है इथिडियम ब्रोमाइड, जो क्या है यूवी लाइट में तुम उसको देखते हो। और इसमें हम एक और चीज जो पूछी जा सकती है वो है कि इस स्टेप के बाद की स्टेप बताओ क्या करोगे। तो तुमने पढ़ा होगा इसके बाद क्या करते हैं, फ्रेगमेंट को निकाल लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इल्यूशन, ELUTION। याद आया। तो इतना सब कुछ सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पे पूछा जा सकता है। अगर इतना सब कुछ उनको पूछना है तो वो सीधा सीधा जाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। सिंपल सा अगर उन्होंने पूछा कि ये पिक्चर बताओ किसका है, तो वो सिंपल सा तुमको सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछेंगे और उसका प्रिंसिपल पूछेंगे। और थोड़ा अगर सिंपल करना है तो वो सिर्फ ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे बताओ इसमें से किसका वेट ज्यादा है किसका वेट कम है, BCDE में से बताओ कौन सी चीज कहाँ पे। क्लियर। मूव करें अगले पिक्चर पे। तो इस वाले पिक्चर के ऊपर क्या मार्क करोगे, सेक्शन ए ऑब्लिक केस स्टडी बेस, लिख लो फटाफट कि क्या क्या आएगा उसमें। इलेक्ट्रोफोरेसिस नेम, प्रिंसिपल, अगारोस जेल जो डाई यूज कर रहे हो इथिडियम ब्रोमाइड उसके बारे में, इसके बाद की स्टेप का नाम, और वेल का क्या यूज है और अगारोस जेल कहां से ऑब्टेन है। चलो अगले पिक्चर पे मूव करते हैं। पिक्चर ये वाली जो किसकी है, वेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% डायग्राम बेस्ड में भी है, 110% तुम्हारे डायग्राम ड्रॉ करने भी आएगी और तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड में भी आएगी। जितने स्टार बनाने बना लो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, जो भी तुम्हारा एग्जाम दे रहे हो, बस उनको ये डायग्राम से अलग से प्यार है। याद करो मैंने बताया था कुछ डायग्राम है जिसमें CBSE को अलग से प्यार आता है, उसमें से ये एक डायग्राम है। उनको उनका पेपर ही अधूरा रहता है कि अगर इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ उन्होंने नहीं पूछा तो ये डायग्राम अपन को बाय हार्ट याद करना है। सबसे पहले किसका डायग्राम है, ये एक वेक्टर का डायग्राम है। मोर स्पेसिफिकली कौन से वेक्टर का डायग्राम है, तो देखो ये ई कोलाई में से निकाले हुए प्लाज्मिड का डायग्राम है। उस प्लाज्मिड का नाम याद रखना है। क्या नाम है मैम, PBr322 किससे ऑब्टेन किया गया है, ई कोलाई से। ठीक है। अब ये डायग्राम जब बनाओगे सीधा सा तरीका, दो सर्कल बनाओ, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, बना लिए। अब किसी भी वेक्टर में बताओ क्या चीज होती है जहां से तुम्हारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मैम ओराई या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये तुम्हारा डायग्राम में बनाओगे भी, और अगर उन्होंने बोला कि चलो इस डायग्राम को केस स्टडी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या करेंगे, इसी ओराई पे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको लेबल कर देंगे ए, बोलेंगे व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, तो ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराई, जो क्या डिसाइड करेगा कि यहां से अब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है। सिमिलरली आरओपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर को थोड़ा टफ बनाना है ना तो वो आरओपी बहुत बार पूछ लेते हैं। ये वो पोर्शन है जो कंट्रोल करता है कि कितनी रेप्लिकेशन की कॉपीज बनेंगी, मतलब डीएनए तो कॉपी हो रहा है, रेप्लिकेशन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, पर कितनी कॉपीज बनानी है पर साइकिल। आई बात समझ में। तो ये आरओपी भी क्या है, इंपॉर्टेंट।
अब उसके बाद किसी भी इसमें क्या होता है, हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जोन रहता है। PBR 322 में कौन से दो एंटीबायोटिक यूज हो रहे हैं, जल्दी बताओ, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो याद रखना, एम्पिसिलिन ए पहले आता है, टेट्रासाइक्लिन टी बाद में आता है। तो तुम लिखते कैसे हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना, तो तुम्हारा पहले कौन सा आएगा, एम्पिसिलिन आएगा, तो AMPR ऊपर, और फिर कौन सा आएगा, TET और R ऊपर, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये दोनों हो गया क्लियर। अब उसके बाद जिन जिन साइट का मैं नाम इसके ऊपर पहले लिखवा रही हूँ, फिर मैं बाकी का भी लिखवा दूंगी, पर जो जो मैं लिखवा रही हूँ उसका तो 110% क्वेश्चन है, यहाँ पे भी और आगे इसके अगले वाले चैप्टर से भी लिंक वो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब किसी ने पूछा बताओ कि PBR 322 का डायग्राम बनाओ। तुमने 2 सर्कल्स बनाए, क्या बनाए सबसे पहले, ओराई। अगर यही चीज उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी मांगी कि ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेक्टर, उन्होंने सिर्फ वेक्टर छोड़ दिया तो भी तुम यही उठाओगे। अगर उन्होंने बोला PBR 322 तो फिर तो ये एग्जैक्ट बनना है, कुछ कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या किया, 2 सर्कल बनाए, पहला पॉइंट भी लिखा और यहाँ पे लेबल भी किया, क्या हो रहा है उसको क्या लिखोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज दैट प्लेस वेयर द रेप्लिकेशन बिगिन। दूसरा आरओपी को डैश करके क्या लिखोगे, ये वो पोर्शन है जहां पे नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी कंट्रोल होती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिखोगे, एम्पिसिलिन नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। तो 2 साइट है PBR 322 में, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अब अगर उनको पेपर टफ बनाना है तो वो इसको लेबल कर देंगे, सपोज करो इसको A किया, B किया, इसको CND कर दिया, तो वो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय CND एंड व्हाट आर द अदर एंटीबायोटिक विच कैन बी कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंट जीन। तो तुम्हारी बुक में 4 लिखे हुए हैं, PBR 322 में 2 हैं, पर तुमको चारों के नेम याद करने। 2 कौन कौन से यहाँ पे, एम्पिसिलिन, मैंने बताया था लर्न कैसे करोगे कि A पहले आता है, T बाद में आता है, तो A पहले तो एम्पिसिलिन, बाद में टेट्रासाइक्लिन। उसके अलावा कौन से है, कैनामाइसिन और क्लोरमफेनिकॉल, याद रहेगा इतना। ओके, अब बताओ इसके अलावा अब जो थर्ड, मतलब फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट ए, थर्ड पॉइंट ए, अब चौथा पॉइंट क्या डालोगे, तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब क्या मैम, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट लगाएगा। ठीक है, तो देखो कौन कौन से कट लगाने वाले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसी को चूज कर लेते जो तुम्हारी बुक में इन डिटेल डिस्कस किया गया है, ई कोराई 1 कहां कट लगाता है, G और A के बीच में मैम कट लगाता है। सीक्वेंस का नाम बताओ, GAATTC, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हारी बुक में एक और के बारे में मेंशन किया गया है, जो यहाँ पे है बुक में, हिंद 2 के बारे में मेंशन है, यहाँ पे हिंद 3 है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इस टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन साइट आ रहा है जिसका नाम क्या है, BAHM, BAM1 एंड SAL1। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होंगे, मैं अभी बताऊंगी कैसे पूछते हैं। और एम्पिसिलिन में 2 है, कौन सा, PUV1 और PST1। तो PST1 एंड PUV1 ये अपन को प्रैक्टिस कर करके याद होगा। अब बोलोगे मैम और भी तो बच गए, CLA1 और यहाँ पे PUV2, तो ये चाहो तो सबसे आखिरी में याद कर लो, पर जितने एटलीस्ट अभी मैंने मार्क किए हैं, कौन कौन से, इकोराई 1 क्योंकि इसका इन डिटेल तुमने पूरा पढ़ा रखा है, हिंद 3 क्योंकि हिंद 2 के बारे में बुक में मेंशन किया है कि 6 बेस पेयर को कट करता है, बाम H1, SAL1, PST1 और PUV1 क्यों, क्योंकि वो उस जोन में आते हैं जहां पे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है। इतना हुआ क्लियर। तो वापस मेरे साथ फटाफट बनाते चलो, जल्दी बताओ। PBR 322 में क्या करोगे, स्टेप 1 मैम 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, बहुत बढ़िया बना लिए। अब क्या करोगे मैम, एक जगह बनाएंगे जहां पे क्या शुरू होगा, ORI, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कौन सा जगह है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सिमिलरली इसके पैरेलल एक और जगह है, कौन सी मैम, ROP। तो ROP क्या कंट्रोल करता है, ROP नंबर ऑफ कॉपीज कंट्रोल करता है पर रेप्लिकेशन। बहुत बढ़िया, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2। जब तुम राइटअप में लिख रहे हो तो ये भी लिखोगे। पॉइंट नंबर 3 क्या मैम, हम रेजिस्टेंट जीन लेते हैं, कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसमें PBR 322 में तुम्हारे 2 रेजिस्टेंट जीन है, कौन कौन से मैम, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। A पहले आता है तो A तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, लिख दो एम्पिसिलिन
और R, और ये रहेगा तुम्हारा क्या, टेट्रासाइक्लिन और R। पर मैम बुक में 4 दिए हुए हैं, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, पर PBR 322 में 2 ही हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ उसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन साइट जो तुम्हारा लिखते समय पॉइंट नंबर 4 रहेगा, कौन सा, कि कौन सा हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है मैम, E और R I1, जिसका कहाँ कट करता है, G और A के बीच में कट करता है, जो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम सीक्वेंस GAATTC। ठीक है। दूसरा बताओ मेरे को मैम, हिंद 3, हम यहाँ पे हिंद 3 पढ़ रहे हैं, पर बुक में हिंद 2 के बारे में दिया हुआ है कि 6 न्यूक्लियो बेस पेयर कट करता है। ठीक है। अब मुझे बताओ और कौन से रह गए मैम, इसमें है PUE1, PST1, ठीक है, PUV2 इस जगह पे है, और इसके 2 कौन कौन से मैम, SAL1 और BAM H1। बहुत बढ़िया। तो ये जितना भी मैंने ब्लू में लिखा है वो सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट। तो चौथे पॉइंट में रिस्ट्रिक्शन साइट में क्या लिखोगे, दीज आर दोज प्लेसेस वेयर इट इज अ रिकॉग्निशन साइट, है ना, कट करोगे और तुम्हारा जो एलियन डीएनए है वो कहाँ होगा, ये इस पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट होगा। इतना हुआ क्लियर, समझ में आ गया। अब बोलोगे मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड आएगा। कैसे, अब देखो, अगर उनको लेवल टफ करना है ना तो वो कैसे पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अब वो BAM H1 SAL H1 देंगे नहीं, ठीक है, वो भी बहुत क्लेवर खेलेंगे, ठीक है, ना ये देंगे ना ये देंगे, इसके बारे में मेंशन ही नहीं करेंगे, ठीक है, और ना एम्पेसिलिन ना टेट्रासाइक्लिन के बारे में मेंशन करेंगे। अगर उनको पेपर का लेवल टफ बनाना है तो वो क्या करेंगे, देखो इसको वो मेंशन कर देंगे A, B, C और D, ठीक है, और फिर वो बोलेंगे बताओ कि अगर हमने C में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए इंसर्ट किया तो इस कंडीशन में किस एंटीबायोटिक को यूज करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फॉर कंफर्मिंग कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है। मतलब बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हम चेक यूज नहीं करते, अलग अलग चेक करते कि हाँ हमारा जीन ट्रांसफर हुआ है, तो हम क्या एंटीबायोटिक टेस्ट लगाते, तो वो किसके अगेंस्ट रहता है, एक एंटीबायोटिक जीन, रेजिस्टेंट जीन के अगेंस्ट रहता है। तो तुमको याद है, हमको पता है यहाँ पे क्या है, एम्पेसिलिन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है। वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये C और D मेंशन नहीं करेंगे और तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन भी नहीं देंगे। जनरली लेवल ओके रहेगा पेपर का तो ये दोनों मेंशन कर देंगे, और लेवल टफ करना है तो इन दोनों को भी गायब कर देंगे वो, ठीक है। वो पूछेंगे बताओ सी में, अगर सी वाले रिस्ट्रिक्शन साइट, वो ऐसे ही बोलेंगे, सी वाले रिस्ट्रिक्शन साइट में अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो बताओ कि इस कंडीशन में हमको इस वेक्टर में कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करना होगा। तो तुमको याद रखना है, अगर सी में इंसर्ट हुआ तो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली क्या है, इंसर्शनल साइलेशन है, क्योंकि इंसर्शन हो गया उस वजह से क्या हो गया, साइलेंस हो गया वो जीन, ठीक है। तो उस केस में अगर सी वाले पोर्शन में तुमने चॉइस ऑफ जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए जो भी इंसर्ट किया, तो तुम कौन सा लोगे, उसके सामने वाला। फिर उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इन दैट केस वी विल चूज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अगर उन्होंने बोला कि बताओ बी में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो कौन सा तुम यूज करोगे फॉर रेजिस्टेंट, चेकिंग द रेजिस्टिविटी, तो फिर तुम बोलोगे टेट्रासाइक्लिन। इतनी बात क्लियर। अब और अगर उनको लेवल एक लेवल ऊपर लेके जाना है, वो बोलेंगे हम E और R1 वाले जगह पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे, तो बताओ क्या ले सकते हैं हम एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो दोनों ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं। देखो जरा यहाँ पे E और R1 का है इस जगह पे, और ना वहां पे एम्पेसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन है, तो कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये डायग्राम मैम कहाँ आएगा, पहली बात सेक्शन बी में ड्रॉ करने को, या फिर सेक्शन सी में भी आ सकता है ड्रॉ करने को। केस स्टडी में कुछ और लिखा रहेगा और एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, गिव अ वन डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर। तो तुम किसका बनाओगे, PBR 322 का, जिसमें क्या क्या मेंशन करोगे, ओराई, ROP, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और साथ में कुछ
कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। अगर उसमें नहीं आया तो इसकी लेबलिंग गायब करके वो तुम्हें क्या पूछेंगे कि बताओ ओराई क्या है, आरओपी क्या है, एम्पेसिलिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्या है। इसी से रिलेटेड लेवल, एक और लेवल ऊपर लेके जाना है तो वो ना एम्पेसिलिन मेंशन करेंगे ना टेट्रासाइक्लिन मेंशन, बस पीबीआर 322 जरूर मेंशन कर देंगे और फिर यहाँ पे ए और बी कर देंगे और बोलेंगे ए में इंसर्शन हुआ है, बताओ कौन सा रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करना है। तो तुम्हारा अगर इस जगह बाम H1 या साल H1 वाले साल 1 साइड पे अगर कोई इंसर्शन हुआ है तो तुम किसको यूज करोगे, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन को। अगर एम्पेसिलिन वाली जगह यूज हुआ है तो तुम किसको यूज करोगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो एक क्वेश्चन इस पिक्चर पे है ही, ठीक है। मूव करें आगे, तो अगला क्वेश्चन, अगला पिक्चर। ओके तो ये जो पिक्चर देख रहे हो ये तुम्हारे बुक के राइट हैंड साइड आई थिंक दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये तो तुमने टेक्निक की हुई है, बताओ कौन सी टेक्निक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। याद है जब तुमने टर्म 1 वाला किया था, जब टर्म 1 के एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो वहां पे तुम्हारा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो ये तुमने किया था, याद आया। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है मैम, हमने पहले क्या किया, फिजिकल क्रश किया था, हमने एग्जाम में हमने डिटर्जेंट्स का यूज किया था, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा बुक में क्या लिखा है, सॉल्ट्स का यूज करोगे, उसके बाद और क्या यूज करोगे, एंजाइम्स का यूज करोगे। कौन कौन से एंजाइम्स है, अलग अलग एंजाइम है, सेलुलेज है, पेक्टिनेज है, ठीक है, लाइगेज है, ये सारे एंजाइम्स का यूज करोगे, ठीक है मैम। उसके बाद एक स्पेशल फीचर बताओ जिसकी वजह से ये जो डीएनए वो इनसोल्यूबल हो जाता है, मैम चिल्ड इथेनॉल का यूज करोगे, बहुत सही। तो ये डायग्राम पूछने के चांसेस थोड़े कम है एज कंपेयर टू अदर डायग्राम। इन केस अगर आ गया तो लिखो ये सेक्शन ए का ही डायग्राम है, वो पूछेंगे विच स्टेप इट इज शोइंग, तो तुम लिखोगे क्या, डीएनए आइसोलेशन। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, डीएनए आइसोलेशन थ्रू स्पूलिंग, ठीक है, पूरा लिखो, थ्रू क्या, थ्रू स्पूलिंग, स्पूलिंग, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उसी में फ्रेम करके पूछेंगे कि विच केमिकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डीएनए इनसोल्यूबल, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, चिल्ड इथेनॉल। और क्यों, क्योंकि चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, ये हमारे डीएनए को इनसोल्यूबल बना देता है, ठीक है। इतना आया, क्लियर है। फिर वो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ और बताओ कौन से एंजाइम्स यूज किए थे ये सब प्रोसेस करने में, तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है सेलुलेज, पेक्टिनेज, ये सारे प्रोटीएजेस, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के नीचे लिखो सेक्शन ए। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, अगले पिक्चर। अगला एनसीईआरटी का डायग्राम क्या है, पीसीआर का है मैम, तो लिखो इसको, जितने तारे सितारे बनाने बना लो। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन बी का भी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट वो पूछ लेंगे एक्सप्लेन पीसीआर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत बार क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी नहीं बोलते, पर हम बना के आएंगे क्योंकि हमने याद किया है कि बायो में डायग्राम पूछे या ना पूछे हम ड्रॉ करके आएंगे। सिमिलरली बायो में एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे हम बता के आएंगे, ठीक है। अब देखो तो ये पीसीआर बोलेगे मैम क्यों इंपॉर्टेंट, तो लिखो सेक्शन बी का भी क्वेश्चन है क्योंकि वो पूरा का पूरा विद लेबलिंग एक्सप्लेनेशन मांगेंगे इन डिटेल, या फिर अगर उनको थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट करनी है तो वो क्या करेंगे, केस स्टडी बेस में दे देंगे और कुछ कुछ लेबलिंग क्या कर देंगे, गायब, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको पूछ लेंगे। तो चलो एक एक करके पहले समझते हैं कि मैम पीसीआर है क्या। तो सबसे पहले हम पीसीआर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आना चाहिए, हमेशा डायग्राम बेस पे लेबलिंग के भरोसे थोड़े ना रह सकते हैं। तो चलो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले बताओ, तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहला पॉइंट जब तुम ये पीसीआर एक्सप्लेन करोगे इसका तो फुल फॉर्म ही लिख देना कि पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट जो तुम लिखोगे आंसर में, और अगर ये डायग्राम बेस्ड आया तो डायग्राम में भी कहीं मेंशन करके आओगे, प्रिंसिपल क्या है या पर्पस क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। बाबा हमारे पास जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, इतनी मेहनत से बनाया था, किसके साथ, एक तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया या फॉरेन डीएनए लिया या सुपर ह्यूमन बनाया था, तो वो जो भी हम जीन चाहते थे वो हमने जीन एक्सट्रैक्ट किया। जैसे मैंने बताया स्पाइडरमैन के केस में स्पाइडर का जीन या डीएनए
क्या हुआ तुम्हारा, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए, उसको इतनी मुश्किल से वेक्टर के साथ जोड़ा, तुम्हारे जो होस्ट डीएनए उसके साथ अटैच किया, तो अब ये जो नया डीएनए बना इसको मैंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पर अब मेरे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत छोटी क्वांटिटी में है, मेरे को इसको एक्चुअली बड़ी क्वांटिटी में चाहिए ताकि मैं अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं। पता चले इतना सा मैंने बनाया, बस अब इसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मानो यकीन बात कि होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करना, हम नहीं मतलब जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो अगर 10 बार वो अटेम्प्ट करे तो 8 अटेम्प्ट्स तो फेल ही रहते हैं उसमें से। तो अगर उस केस में एक तो इतनी मेहनत के साथ डीएनए बनाया और अगर फेल हो गया तो वापस थोड़ी ना स्क्रैच से वही प्रोसेस करेंगे। तो बीच में क्या क्लेवरनेस साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए है या जो हमने अभी नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको हम क्या करते हैं, बल्क में बना के रख लेते हैं। तो बल्क में बनाना है मतलब एम्पलीफाई करना है, क्योंकि अभी तो एक ही कॉपी है, इसकी 1000 2000 1000 तो फिर भी बहुत कम बोल रहे मैं, 10,000 20,000 कॉपियां बना के रखनी है। ठीक है, तो ये कौन करेगा, ये कोई और नहीं बल्कि एक मशीन है जिसका नाम क्या है, पीसीआर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लिखो जरा इसका दूसरा नाम, क्योंकि कभी कभी उन्होंने देखा है सीबीएसई के पेपर में कुछ क्वेश्चन इस नाम से आ जाते हैं। अब बोलोगे मैम क्या नाम है, इसका नाम है थर्मल साइक्लर। ठीक है, ठीक है, तो थर्मल साइक्लर के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारी बुक में। सिंस अब बोलोगे मैम थर्मल साइक्लर कहाँ लिखा हुआ है, लिखा नहीं है, बट अब जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि थर्मस एक्वेटिकस, फिर जहां जहां टेम्परेचर, डीनेचुरेशन, टेम्परेचर सारा शुरू हो रहा है, तो बेसिकली अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसका नाम थर्मल साइक्लर क्यों रखा गया है, क्योंकि का पूरा काम, पहली स्टेप क्या हो रही है, डीनेचुरेशन, कितने टेम्परेचर पे, 90 to 95। ठीक है, तो वो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जनरली एग्जाम में इसी नाम पे आता है, पर कभी कभी कुछ चांसेस है कि इस नाम से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछ सकते हैं। तो पीसीआर के ऑब्लिक करके लिखो दूसरा नाम थर्मल साइक्लर। अब बताओ जल्दी से पॉइंट नंबर 2, जब तुम लिखोगे भी सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका प्रिंसिपल या क्या यूज है भैया, इसका प्रिंसिपल है एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, और वो भी डीएनए कैसा, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। ठीक है, या जो मैंने इतने मेहनत से ट्रांसजेनिक बनाया है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको मिक्स किया है, तो इस डीएनए का क्या करना, एम्पलीफिकेशन। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास वो बहुत कम क्वांटिटी में है, मुझे उसको बड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, उसके बाद मैं अपना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगी। इतना आया समझ में। अब तो पहला पॉइंट तुम लोग क्या लिखोगे सब्जेक्टिव में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, मींस इट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब मैम ये क्यों लिखवा रहे हो, ये तो सब्जेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी कभी इस नाम से तो पूछ ही सकते हैं कि बताओ पीसीआर क्या है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताओ एक थर्मल साइक्लर कैसे काम करता है, ये भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली वो पीसीआर की स्टेप पूछ सकते हैं, या फिर कभी कभी उसके यूज के ही नाम से पूरा का पूरा डायग्राम पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे वो बोलेंगे ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए मेथड। तो आई बात समझ में, क्यों लिख रहे हैं हम एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए मेथड, क्योंकि वो बहुत बार ना पीसीआर बोलेंगे ना थर्मल साइक्लर बोलेंगे, वो उसका यूज ही बता देंगे कि जिस यूज के लिए वो मतलब वो जो मेथड यूज की जा रही है, अप्लाई की जा रही, चलो उसका ही डायग्राम बनाओ। तो इतना आया समझ में कि क्यों एम्पलीफिकेशन ऑफ आरडीएनए या डीएनए इंपॉर्टेंट है। चलो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या आती है, जरा साइड बाय साइड बुक में देखते चलो, क्या लिखा है यहाँ पे, डीनेचुरेशन। तो बोलोगे मैम हम याद कैसे करेंगे, अच्छा ये बात बताओ तुम्हारा डीएनए कैसा रहता है, मैम डबल स्ट्रैंडेड, बहुत बढ़िया बना दूं, तो तुमने बनाया डीएनए जो है क्या, डबल स्ट्रैंडेड, मैम बन गया, अब क्या करेंगे, अच्छा लेबलिंग तो कर लो जैसे यहाँ बुक में की है। अब यहाँ याद रखना 5 और 3 मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इतना ड्रॉ करके आओगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि तुमने पूरी प्रॉपर लेबलिंग नहीं की है। तो क्या करोगे, 5 एंड यहाँ 3 एंड, अगर यहाँ 3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, 5 एंड 3 एंड। और ये क्या हो रहा है, स्टेप 1, तो 1 लिखो, और क्या है, डीनेचुरेशन। देखो जरा तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया। तो मुझे बताओ डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, डीनेचुरेशन मतलब डिग्रेड होना, टूट जाना। ठीक है, तो यहां बताओ मुझे पीसीआर में डीनेचुरेशन हो किस वजह से रहा है,
पहला पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर के कारण, और वो टेम्परेचर कितना रेंज का रहता है, 90 टू 95। कुछ बुक्स में 92 से स्टार्ट करते हैं, कुछ बुक्स में 98 तक ले जाते हैं। अपन क्या करेंगे, सेफर साइड रहना, हम एवरेज उठा के लिखेंगे 90 टू 95, ठीक है। अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग एक हाथ 2 डिजिट्स का ऊपर नीचे फर्क रहता है, अपन रिस्क नहीं उठा सकते है ना, तो अपन पूरा रेंज लिख देंगे 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है पर हम तो लिख के चलेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या होती है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना, डिग्रेड करना। तो होगा क्या, ये जो तुम्हें डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड डीएनए दिख रहा है, ये हो जाएगा अनकॉइल्ड और कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड में। देखो जरा वापस अपने बुक का डायग्राम देखा। अब यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ हीट लिखा है। तो हीट मतलब मैं तो टेम्परेचर ही लिखवा रही हूं ना, आई बात समझ में। आप चाहो तो वापस सेफर साइड रहने के लिए हम क्या लिखेंगे, हीट भी लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब बोलोगे हम सिंगल स्ट्रैंड कहां दिख रहा है, तो ऐसा डबल है, नहीं। अब एक एक करके समझते। सपोज करो ये ऐसा था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये बना क्या, अभी मैं बना रही हूं पर वापस रीड्रॉ करूंगी तो तुम्हें समझाने के लिए। ये अभी जो कॉइल था वो ओपन हो गई, कॉइलिंग दिख रहा है। ये अभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही चल रहा है, पर अब मैंने बोला ये किस में टूट जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में टूट जाएगा। तो मुझे बताओ जरा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, कि जब भी जो 2 स्ट्रैंड को अगर तोड़ना है किसी को, तो कौन से बॉन्ड्स को तोड़ना होगा। नहीं याद आ रहा मैम, अच्छा चलो ये बताओ, दोनों स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है दोनों 5' टू 3' और 3' टू 5' जुड़े कैसे होते हैं, किसकी मदद से जुड़े होते हैं, याद करो। तुमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, टर्म 1 में पढ़ा था। अगर यहाँ पे ए होता है तो सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या रहेगा, टी रहेगा। अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड पे जी है तो सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा, सी होगा। और दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे होंगे मैम, डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड बोलते हो, नहीं मैम, डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली यही बॉन्ड टूट रहा है। तो अब मुझे बताओ कि जब फर्स्ट स्टेप हुई डीनेचुरेशन, हीट दी गई 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस हीट, तो ये बताओ कि कौन सा बॉन्ड टूटा। तो देखो अब ये तुम एक्स्ट्रा चीजें, अगर ये चीज तुम्हारे एग्जाम में आई और तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो तुम एक डायग्राम में सारी चीजें लिख के बता दोगे, ठीक है। तो जब डीनेचुरेशन हुआ, कौन से बॉन्ड का ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या लिखोगे, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में भैया ये बॉन्ड थे, भैया बेस पेयर, तुम्हारे ATGC के बीच के पेयर्स टूटे थे, है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स। आई क्या बात समझ में, बेस पेयर्स, ओके, बेस पेयर्स। इतना हुआ क्लियर, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे। मोर स्पेसिफिकली किसके बीच के, ए और टी के बीच में जो डबल बॉन्ड था और जी और सी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हुआ, टूट गया। इतना हुआ क्लियर, इतना पॉइंट आया समझ में, ओके। तो अब बताओ मैम टूट गया, तो अब अभी तक जैसे आपने बताया था कि ये ओपन हेलिक्स है, मैंने ऐसे दिखाया था बना के, तो अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल से अब ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, टूट गया ना बॉन्ड। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, अलग अलग करके बनाओगे। तो देखो जरा, तो अब मैं नीचे की लाइन में मिटा देती हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया, पहले तो ये खुल गया, हेलिक्स था वो ओपन हो गया, और उसके बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखा, आई बात समझ में, क्योंकि टूट गया ना। वापस नंबरिंग, ये जो एंड्स है वो मेंशन करना मत भूलना, 5' एंड, वहां पे 3' एंड, यहाँ पे भी ऐसे आधा 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 आधा, ठीक है। क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डीनेचुरेशन हो चुका है। आई बात समझ में। तो ये स्टेप 1 थी, एरो बनाओगे, एरो के पास क्या लिखोगे कि इतने टेम्परेचर के कारण कौन सी स्टेप हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स। मोर स्पेसिफिकली AT एंड GC के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी डबल और ट्रिपल, वो टूट गई। आई बात समझ में। अब बताओ, अब इसके बाद क्या होगा मैम, स्टेप 2, जिसका नाम क्या है, एनीलिंग। तो तुम लिखोगे एनीलिंग, बोलोगे मैम कहाँ पे है, देखो जरा बुक में ये दिखा, एनीलिंग दिया हुआ है,
NEALING। अब एनिलिंग का मतलब क्या है? एनिलिंग मतलब होता क्या है ये बताओ मुझे सबसे पहले। मैम एनिलिंग मतलब अब उस पे क्या जुड़ेंगे? तुम्हारे प्राइमर्स जुड़ेंगे। तो याद करो जब मैं तुम्हें वन शॉट पढ़ा रही थी या जब तुमने पढ़ा होगा तो पीसीआर के लिए जो तुम्हारी मशीन में जो तुम क्यूवेट डालते हो उस क्यूवेट में तुम क्या क्या रखते हो? सबसे पहले तो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट जो तुम्हारा डीएनए जिसको एम्पलीफाई करना है वो, तो उसको बहुत बार क्या बोलते हैं? सैंपल भी बोलते हैं। तो सैंपल डाला, उसके बाद ये टूट जाएगा, तो टूटने के बाद तो भैया टेम्परेचर के कारण टूटेगा जो मशीन करेगी। ठीक है मैम, आ गया समझ में। उसके बाद अब उसको जो सिंगल सिंगल टूट गए हैं स्ट्रैंड, उसका क्या करवाना है? रेप्लिकेशन। आई बात समझ में? तो रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? मैम आपने बताया था पॉलीमरेज चाहिए होता है, हमने टर्म 1 में भी पॉलीमरेज पढ़ा हुआ है। ठीक है, पर जो पॉलीमरेज वाला मॉलिक्यूल आएगा वो ढूंढेगा ना कि भैया प्राइमर भैया कहाँ लगे हैं, उन्हीं के साथ हम जुड़ेंगे और वहीं से पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन वो स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें मेन जो ट्रिगर करने वाला है रेप्लिकेशन को, जो स्टार्ट करने वाला है वो कौन है? प्राइमर। तो यहाँ पे क्या चाहिए तुमको? प्राइमर्स चाहिए। तो देखो एनिलिंग वाली प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। प्राइमर मतलब कौन होता है? वो मॉलिक्यूल जो क्या करेगा? MERS। ठीक है, तो प्राइमर क्या करेगा? वो मॉलिक्यूल जो स्ट्रैंड में अटैच हो जाएगा और बुलाएगा किसको? पॉलीमरेज को, भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करना है। आई बात समझ में? तो मुझे जरा देख के बताओ, क्योंकि ये खुद इंडिविजुअल जो मैं पूछने वाली वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर यहाँ पे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो कितने प्राइमर लगेंगे? बट ऑब्वियस इसका सिंगल स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंड करना है, इस सिंगल स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंड करना है, तो यहां भी एक प्राइमर, यहां भी एक प्राइमर। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए। आई बात समझ में? तो कितने प्राइमर चाहिए? 2 प्राइमर या 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए। इतना हुआ क्लियर? क्योंकि ये इंडिविजुअली ये अकेला ही एक क्वेश्चन बन के सेक्शन ए में आ जाएगा। ठीक है मैम, समझ में आ गया? प्राइमर चाहिए। ठीक है, सपोज करो प्राइमर यहां लग गया और एक प्राइमर यहां लग गया, तो प्राइमर से वैसे बैठा रहेगा क्या? लगा हुआ रहेगा? नहीं, वो किसको बुलाएगा? पॉलीमरेज को, कि भैया यहां से शुरू करो रेप्लिकेशन। तो दूसरा, प्राइमर्स के साथ और कौन चाहिए? मैम पॉलीमरेज चाहिए। बहुत बढ़िया, पॉलीमरेज चाहिए। तो कैसा पॉलीमरेज चाहिए? जो नॉर्मल ह्यूमन में सेल में यूज हो रहा है या प्लांट में यूज हो रहा है वो चाहिए कि कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमरेज चाहिए? मैम स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमरेज चाहिए। क्यों? जरा अभी तक मैंने इसका स्पेशल काइंड का पॉलीमरेज क्यों चाहिए मैंने लिखा है, इसका रीजन स्क्रीन पे है। तो बोलोगे मैम आपने जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे आपने टेम्परेचर बहुत हाई मेंशन किया है। इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म तो जिंदा ही नहीं रह सकता। तो जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता तो उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो सारे केमिकल्स मिल रहे हैं या मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है, उनके पास हीट टॉलरेंस पावर नहीं है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल को जिंदा रखवाना है, मतलब वो हमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो खुद क्या हो? हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला हो। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सर्वाइव करता है? जो थर्मोफाइल्स हो, है ना। और थर्मोफाइल क्या रहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स रहते हैं। तो थर्मोफाइल एक कौन सा है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। बहुत बढ़िया। तो बताओ ये मेरे को कि थर्मस एक्वेटिकस जो है, तो थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये क्यों यहां लिख रही हो? ये इसलिए मैं यहां लिख रही हूं क्योंकि इसी बैक्टीरिया, इसी एक्सट्रीमोफाइल, इसी थर्मोफाइल से क्या किया गया है? वो पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है और वही पॉलीमरेज हम पीसीआर की स्टेप 2 में यूज करते हैं। उस पॉलीमरेज का नाम क्या है? टैग पॉलीमरेज। आई बात समझ में? तो अब प्राइमर जुड़ गया, उसने बोला भैया पॉलीमरेज यहां आ जाओ, यहां से रेप्लिकेशन तुम्हें क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो यहां से तुम्हें सारी प्रोसेस शुरू करना है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे प्राइमर पे कौन जुड़ेगा? मैम पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज क्या सिर्फ जुड़ के ऐसे ही घूमता चलेगा क्या आगे? नहीं, उसको अगर यहां इस डीएनए में यहां पे ए लिखा है तो अब उसको जो कॉम्प्लीमेंट्री वो स्ट्रैंड बना रहा है तो उसके वहां उसको क्या जोड़ना पड़ेगा? टी जोड़ना पड़ेगा। अगर यहां सी लिखा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या जोड़ना पड़ेगा? जी जोड़ना पड़ेगा। किस बॉन्ड का यूज करके? जो तोड़ा था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करवा के। तो ये बताओ ये ATGC कहां से आएंगे? तुम ऑलरेडी उस क्यूवेट में डालोगे, उस मिक्सचर में ऐड करोगे और वो ATGC को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स, और कैसे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे? वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अब तुम्हें ये समझ में आया
ठीक है, तो तुम्हें क्या समझ में आया कि जो सेकंड स्टेप है एनिलिंग, उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर या 2 प्राइमर, उसके बाद उन प्राइमर पे कौन अटैच होगा? हमारे पॉलीमरेज वाले भैया। ठीक है, इनका नाम क्या है? टैक पॉलीमरेज। क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो किससे ऑब्टेन किए हुए हैं? थर्मस एक्वेटिकस से। क्या स्पेशलिटी है इनके बारे में? ये जो है एक एक्सट्रीमोफाइल है, ये थर्मोफाइल है, जो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं? रेजिस्ट कर सकते हैं। पर यहां हम क्यों यूज कर रहे हैं इनको? क्योंकि हमारे पीसीआर के जो स्टेप 1 है, जिसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, वो खुद हाई टेम्परेचर पे होगी और उस मिक्सचर में ऑलरेडी ये पॉलीमरेज रहेगा, तो उस पॉलीमरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना 90 to 95 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो। इतना हुआ क्लियर। तीसरा, पॉलीमरेज वाले भैया किसको अटैच करेंगे मेरे पुराने वाले स्ट्रैंड के साथ? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेंगे। मतलब मेरे क्या रहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में? ATGC रहेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अब जब अटैच होना शुरू होगा और एक्सटेंशन होना शुरू होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेप 3 बोलेंगे। और स्टेप 3 को क्या बोलते हैं? देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम, एक्सटेंशन। आई बात समझ में? तो स्टेप 3 क्या रहेगा? एक्सटेंशन रहेगा। बस अब क्या करो, वापस ये स्ट्रैंड बनाओ। ठीक है, यहाँ तुमने ऐसा बनाया, उसके साथ नया स्ट्रैंड बना दो। सिमिलरली यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ नया स्ट्रैंड बना दो और यहाँ पे अच्छे से लेबलिंग करना, 5' एंड 3' एंड। अब ये 3 है तो ये क्या बन गया? 5' एंड। ये क्या बन गया? यहाँ तक आया 3' एंड। उसके बाद ये क्या था? 3' एंड, ये 5' एंड। अगर ये 5 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? 3' एंड और 5' एंड। तो यहाँ पे तुम्हें 2 सेपरेट डीएनए के स्ट्रैंड मिलने लगेंगे, जिसको तुम स्टेप 3 बोलोगे और इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलेंगे। इतना हुआ क्या क्लियर? तो देखो जरा बुक का डायग्राम, तो इसमें से अब स्टार मार्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ये केस स्टडी बेस में गया या सिंपल कुछ सेक्शन ए में उनको इच्छा लगे कि चलो इसको थ्रो आउट इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो क्या सबसे पहले तो डीनेचुरेशन पे क्वेश्चन आएगा कि डीनेचुरेशन को लेबल कर देंगे ए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसमें क्या पूछेंगे? वो टेम्परेचर पूछेंगे। फिर एनिलिंग को पूछ लेंगे, बोलेंगे बी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? ये जो लिखा है हमने, है ना, कि डीएनए पॉलीमरेज कैसा है? वो टैक पॉलीमरेज और क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे उन्होंने प्राइमर्स नहीं लिखा है, क्योंकि प्राइमर्स जब जुड़ता है तो उसको एनिलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस जगह क्या हो जाएगा? एनिलिंग होगा। और जब प्राइमर जुड़ने के बाद उसके ऊपर सारे डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लगेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। तो इसको मार्क करो सी। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जो जो मैं सर्कल बना रही हूं और स्टार बना रही हूं वो सब क्या है? इंपॉर्टेंट। इतना आया क्लियर? समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये है तुम्हारा पीसीआर। तो क्या क्या याद रखना है मैम इसमें से? सबसे पहले स्टेप 1 पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम्पलीफाई करना है डीएनए को, या फिर इसी को अगर सिंपल अंग्रेजी भाषा में बोलना है तो एक डीएनए का नंबर मल्टीपल कॉपीज में बनाना है। क्यों मैं ये बता रही तुमको? क्योंकि बहुत बार इसी सिंपल लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन थ्रो करते हैं कि जरा मुझे एक्सप्लेन, मेरे को नहीं, मतलब तुम लोग बताओ, explain the steps involved in when one DNA या single copied DNA is produced into multiple copied DNA। ठीक है, मतलब बेसिकली वो एम्पलीफिकेशन पूछ रहे हैं, या फिर वो पीसीआर पूछ रहे हैं, या फिर वो क्या पूछ रहे हैं? थर्मल साइक्लर पूछ रहे हैं। आई बात समझ में? उसके बाद या स्टेप्स इन्वॉल्व इन थर्मल साइक्लिंग। ठीक है, तो पहली स्टेप्स क्या रहती है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब क्या? टूटना। तो तुमने क्या किया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, हाई टेम्परेचर दिया। कितना टेम्परेचर? 90 to 95। क्यों? अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, हम सेफ रेंज खेलेंगे। ठीक है, तो 90 to 95 लिखेंगे और सब ब्रैकेट में लिखेंगे हीट। हीट के कारण हो रहा है, तो जब हीट होता है तो क्या बॉन्ड टूटता है? तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। उसके कारण तुम्हें क्या मिलेगा? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे। उस पे स्टेप 2 में क्या होगा? तुम्हारे 2 सेट ऑफ जो प्राइमर है वो प्राइमर अटैच हो जाएंगे। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? हम एनिलिंग बोलते हैं। ठीक है, एनिलिंग के बाद फॉलो क्या होगा? अब वो प्राइमर है वो किसको बुलाएगा? पॉलीमरेज वाले भैया को बुलाएगा। पॉलीमरेज वाले भैया का नाम क्या है? कैसे स्पेशल भैया है वो? क्या नाम है? टैक पॉलीमरेज। क्यों टैक पॉलीमरेज? क्योंकि टैग कहां से निकला हुआ है? फुल फॉर्म कहां से लिया हुआ है? थर्मस का टी था और AQ, तो टैग हुआ। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। कैसा है? ये एक्सट्रीमोफाइल है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। तो इसके अंदर जो जो चीजें मिलेंगी वो भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले मिलेंगी। तो इससे हमने क्या ले लिया? पॉलीमरेज ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे यूज करवा रहे। अब पॉलीमरेज क्या करेगा? हम जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है वो पढ़ेगा। अच्छा, इस वो जो पेरेंट डीएनए है उसमें क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो अपन क्या लगाएंगे? नीचे से क्या उठाएंगे? टी उठाएंगे और डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। मतलब जो बॉन्ड यहाँ टूटा था वही ये पॉलीमरेज वही बॉन्ड
बॉन्ड बनाते चलेगा। कौन सा बॉन्ड? तुम्हारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ए के सामने टी डबल बॉन्ड से, जी के सामने सी ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक। उसके बाद यही जब प्रोसेस होने लगेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। क्यों एक्सटेंशन बोलोगे मैम? क्योंकि अभी तक जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था अब वो किस में कन्वर्ट होने लगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर। अभी 1 का कॉपी कितना हुआ? 2 हुआ। जैसे वो सेल डिवाइड करता है ना, एक सेल का 2 सेल बनता है, फिर 2 सेल का 4 सेल बनता है। तो याद रखना ये कुछ इसी पैटर्न में डिवीजन होता है। मतलब किस पैटर्न में? कि एक सेल का क्या बनेगा? 2 सेल बनेगा, 2 सेल का क्या बनेगा? ऐसा, जैसे एक सेल हुआ, एक सेल ने डिवाइड किया 2 में, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। चलो ऐसे बनाती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अभी कितने में गया? 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हुआ। अब इसका क्या बनेगा? और बोलोगे मैम ये डीएनए नहीं लग रहा, पहाड़ लग रहा है। अच्छा रुक जाओ, अपन ऐसे बनाते, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा डीएनए, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, अब तो लग रहा है डीएनए पहाड़ नहीं लग रहा। ओके, तो जैसे किस रेशो में ये खुद को मल्टीप्लाई करता है? जैसे सेल डिवाइड करता है ना, एक सेल का 2 सेल बना, 2 सेल का क्या हुआ? 4 सेल बना। तो सिमिलरली वही पैटर्न होगा कि पहले ये डबल स्ट्रैंडेड था, उसको खींचा, ये सिंगल गया, ये सिंगल गया, ये दोनों सिंगल के क्या बने? डबल बने। अब ये डबल स्ट्रैंडेड है, वहां डबल स्ट्रैंडेड है, अब इन दोनों डबल स्ट्रैंडेड को खींचा, 2 अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड किए, ठीक है। अब उनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बने? उनके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने लगे। आई क्या बात समझ में? तो ऐसी कितनी साइकिल्स होंगी? सपोज करो 30 साइकिल्स के पास अगर ऐसी साइकिल्स लग गई तो तुम्हें एम्पलीफाइड मिलेगा। देखो नीचे वर्ड लिखा है एम्पलीफाइड, तो क्या होगा? इस वर्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम तुमको क्या मिल जाएगा? तुम्हारा सैंपल या डीएनए मिल जाएगा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली पीसीआर पे एक क्वेश्चन तुम्हें अपनी एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखने को मिलेगा ही, इतना फिक्स होता है। या तो वो केस स्टडी बेस में देंगे, यही जितना मैंने मार्क करवाया सबको गायब करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के, या फिर वो एज इट इज पूरा बोल देंगे एक्सप्लेन the steps involved in amplification of DNA, या explain the steps involved in making multiple copies of DNA, या explain polymerase chain reaction, या explain thermal cycler, ठीक है। तो इन चारों से भी क्वेश्चन आया तो मतलब वो पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। अच्छा, एक और चीज, डायग्राम सिर्फ डायग्राम बनाना, ये आखिरी वाला ऑप्शन रखना, ठीक है। अगर उन्होंने एक्सप्लेन बोला है मतलब वो चाहते हैं कि तुम थोड़ा लिखो भी, है ना, नहीं तो बोलोगे मैम ने बोला है कि डायग्राम में सारी चीज लेबल कर दो तो फुल मार्क मिल जाएंगे। वो तब होता है जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आखिरी में तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बिल्कुल टाइम नहीं, 2 मिनट बचा है, 3 मार्क का ऐसे 2 क्वेश्चन बचा है, और खाली पढ़ना छोड़ने से बेटर है कि डायग्राम में सारी चीजें प्रॉपर लेबलिंग करो और आ जाओ, ठीक है। तो तुम ये क्या करोगे? ये सारी लेबलिंग भी करोगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी दोगे। अब देखो यहाँ पे तुमने जरूर एक्सटेंशन लिखा है, पर यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए तो है कि इसी टाइप का क्या होगा, ये चीज एम्पलीफाई होते चलेगी, एक डीएनए के 2 डीएनए बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे। तो ये जो मैं कुछ बोल रही हूँ सब किस में आएगा? एक्सटेंशन में आएगा। और जैसे जैसे तुमने साइकिल्स फिट की है उस अकॉर्डिंग, साइकिल्स के अकॉर्डिंग वो डीएनए क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई हो जाएगा। आई क्या कहानी समझ में? आगे मूव करें तो ये क्या था तुम्हारा? ये था तुम्हारा पीसीआर, ठीक है। अब अगला डायग्राम देखते हैं जो है आखिरी डायग्राम तुम्हारे बुक का। ये देखोगे क्या याद आएगा? बायो रिएक्टर। फिर से ये भी आजकल टफ करने के लिए ये डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं ना, तो पहले जनरली आइडेंटिफिकेशन में आता था या फिर केस स्टडी बेस में पूछ लेते थे, ठीक है। तो इसके चांसेस कहाँ हैं? तो तुम मेजर प्रेफरेंस इसको सेक्शन ए के लिए रखना या केस स्टडी बेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर कभी कभी क्वेश्चन पेपर के लेवल को टफ करने के लिए ये अकेला डायग्राम नहीं रहेगा तुम्हारा, ये कॉम्बिनेशन में रहेगा। मतलब अगर सेक्शन बी में वो कुछ पहले और पूछेंगे और उसका सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में लिखा रहेगा एक्सप्लेन या व्हाट डू यू मीन बाय बायोरिएक्टर, या फिर बायोरिएक्टर भी ना बोल के वो बोलेंगे नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर बल्क प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? बायोरिएक्टर पूछ रहे हैं। और फिर उसके साथ छोटा सा एक और स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ड्रॉ द इंस्ट्रूमेंट या ड्रॉ इट, या ड्रॉ विद अ सूटेबल एग्जांपल, या एक्सप्लेन एंड ड्रॉ इट, ठीक है। तो वापस अगर कोई इतना सा भी पूछ ले, हम रफ में क्या बना के आएंगे? बायोरिएक्टर का डायग्राम बना के आएंगे। तो ये हुआ एक तरीका इस क्वेश्चन को, डायग्राम को पूछने का, कि क्या बोलेंगे वो डायरेक्ट कभी भी एक सॉलिड क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसके ऊपर नहीं जाएगा, सब पार्ट्स में जाएगा। 1.5 या 2 मार्क तक का इसका क्वेश्चन बनेगा। कहां पे बनेगा अगर 2 मार्क का रहा? तो सेक्शन बी में, जिसमें वो पूछेंगे कि बायोरिएक्टर क्या है, उसका प्रिंसिपल
लिखो, क्यों यूज करते हो, उसका एक डायग्राम बनाओ और एग्जाम्पल दो। तो तुम्हारी बुक में 2 डायग्राम बेस्ड एग्जाम्पल है, तो हमको आंसर एटलीस्ट ये नाम तो लिख के आने, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर इसी में से लेबलिंग गायब कर दी तो वो पूछा जा सकता है, तो वो केस स्टडी बेस में गया, मैम समझ में आ गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, वो पूछेंगे बताओ ये वाला बायोरिएक्टर क्यों बेटर नहीं है इस वाले बायोरिएक्टर के साथ, मतलब वो 2 बायोरिएक्टर कंपेयर करेंगे और फिर पूछेंगे बताओ कौन सा बेटर है और बेटर वाले का डायग्राम बना के बताओ। आई बात समझ में? तो देखते हैं, सबसे पहले ये तुम्हारा बुक का डायग्राम है, आखिरी डायग्राम है तुम्हारी एनसीईआरटी का इस चैप्टर का। तो देखो जरा पन्ने पलटा के, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो जरा सेक्शन, लिखो सेक्शन बी, और साथ में क्या लिखोगे, सेक्शन बी, मतलब अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया तो मोर स्पेसिफिकली कौन सा आएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, ये। पर कभी कभी अगर लेबलिंग में आ गया, तो लेबलिंग में आ गया तो क्या देंगे, ये वाला देंगे, क्योंकि तुम ये याद करके जाओगे नहीं, तो वो अज्यूम कर रहे तुमने सिर्फ यही पढ़ा होगा, वो पढ़ के ही नहीं जाओगे। तो इसमें क्या लिखोगे, ये आ सकता है केस स्टडी बेस्ड, CSB है ना, CSB नया शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने, तुम लिखना पूरा अच्छे से, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, या फिर आइडेंटिफिकेशन में जो जा सकता है सेक्शन ए में। तो अगर इनमें से कुछ लेबलिंग गायब कर तो वो कहां जाएगा, सेक्शन ए का क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा ड्रॉ करने के लिए, रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो कहां जाएगा वो, सेक्शन बी में। इतना हुआ क्लियर? फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिस्कशन। ओके तो अब देखो इसमें मैम याद क्या करना है, तो सबसे पहले तो भैया इनके डायग्राम का नेम याद करो, जो सबसे काम की चीज है, ठीक है। तो देखो जरा, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो अपन को याद रखना है। बोलोगे मैम कैसे याद रखेंगे, बोलोगे मैम सिंपल तो लग नहीं रहा है, हाँ नहीं लग रहा है, पर उसके कंपेयर में तो सिंपल ही लग रहा है, हाँ मैम वो लग रहा है। स्टर्ड क्यों बोल रहे, देखो स्टरर है यहाँ पे ना, घुमाने के लिए कुछ है, पंखे लगे हुए हैं, रोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इम्पेलर्स लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसका नाम देखो क्या लिखा है, स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। मैम मतलब स्टर्ड टैंक तो दोनों में ही है, हाँ है, पर इसमें क्या है, सिंपल है, और इसमें क्या है, स्पार्ज लिखा हुआ है ना। क्यों स्पार्ज लिखा हुआ है, क्योंकि बबल्स जो है वो बेसिकली स्टरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नाम याद, तुम ए और बी का नाम याद करोगे। ये सिंपल है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अब बोलोगे हम कॉम्प्लिकेटेड, तो ये ज्यादा दिख रहा है, हाँ, बट अगर टेक्निकली देखे जाए तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां जो स्टरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों कौन है, या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बबल्स है। और बबल्स कहां से आ रहे हैं, स्टेराइल एयर्स के बबल है। आई बात समझ में? ओके दूसरी चीज, अब इनकी लेबलिंग देखो। जब भी हम बायोरिएक्टर बोलते हैं तो क्या बायोरिएक्टर की डेफिनेशन ही क्या है, वही उसका डायग्राम है। मैम बायोरिएक्टर, चलो डायग्राम बनाते चलते तो खुद ही समझ में आएगा। मैम बायोरिएक्टर एक कंटेनर है जो बल्क लेवल पे तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करता है। तो कंटेनर है, चलो कंटेनर बनाते, बना लिया मैम, कंटेनर बना लिया। पर कैसा, ऐसे ही कंटेनर है? नहीं मैम, उसमें हर चीज कंट्रोल्ड होती है। तो चलो इस डब्बे को बंद करो, ठीक है, ठीक है मैम कर लिया। अब बंद रहती है, पर इसमें हम पीएच, ओके देखो जरा, अब लेबलिंग देखते चलो। इसमें क्या क्या चेक करते हो मैम, पीएच चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पीएच चेक करने मतलब कोई तो आउटलेट बनाना पड़ेगा। चलो तुमने एक आउटलेट बना दिया, इसको क्या लेबल कर दिया, पीएच चेक करने के लिए ये आउटलेट है। अब अगर पीएच तुम्हें ज्यादा मिल गया, मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा एसिडिक था, तो क्या करोगे, बेस ऐड करोगे। बेसिक मिल गया तो क्या करोगे, एसिड ऐड करोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो जरा क्या लिखा है, एसिड ऑब्लिक बेस और पीएच कंट्रोल। तो बेसिकली ऐड ही करोगे ना, तो लिखोगे एसिड ऑब्लिक बेस फॉर क्या, फॉर पीएच कंट्रोल। आई बात समझ में? तो ये क्या कर रहा है, अब जैसे तुमने बायोरिएक्टर का बोला मैम, कंटेनर है, लार्ज लेवल पे बना दिया, जिसमें हम पीएच कंट्रोल रखते हैं। दूसरा क्या कंट्रोल रखते हो मैम, ऑक्सीजन कंट्रोल रखते हैं। तो ऑक्सीजन अकेली पंप होती है क्या, नहीं मैम, एयर के फॉर्म में पंप होगी। एयर ऐसी जो हम हवा ले रहे हैं वही पंप होगी क्या, नहीं मैम, इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इस डब्बे के अंदर ऑलरेडी दूसरे माइक्रोब्स का सेट चल रहा है, तो हम कोई दूसरा थोड़ी ना कल्चर करना चाहते हैं, हम डिजायर्ड वाला ही माइक्रोब को कल्चर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसी एयर पंप होगी मैम, स्टेराइल एयर। तो चलो यहाँ पे एक आउटलेट बना, और क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टेराइल एयर, ठीक है। देखो जरा साइड बाय साइड लेके चलो। अच्छा उन्होंने यहाँ पे दिया स्टेराइल एयर, ठीक है। उसके बाद
क्या एक और चीज क्या कंट्रोल होती है मैम, प्रेशर कंट्रोल होता है। तो प्रेशर किससे कंट्रोल होगा, पंप से कंट्रोल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसकी लेबलिंग नहीं की उन्होंने, पर ये क्या है, बेसिकली प्रेशर कंट्रोल वाला पंप है, जो किसके साथ अटैच है, मोटर के साथ भी अटैच है। तो लिखो यहाँ पे पंप दो, तो प्रेशर पंप भी हो सकता है और इसी के साथ क्या अटैच है, तुम्हारा मोटर भी अटैच है। ठीक है, तो अब हमें एज इट इज डायग्राम याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबलिंग में आ गए तो हम फंस जाएंगे। तो वापस अब देखो, तुमने कंटेनर बनाया, सबसे पहले एक नाम ही क्या है, स्टर टैंक। स्टर मतलब घुमाना, घुमाना किस वजह से है, प्रोपेलर के कारण, इम्पेलर के कारण घूम रहा है। तो घूमेगा तो ऐसे तो घूमने नहीं वाला, वहां कुछ होता है जिसका नाम है मोटर, लिख दिया मोटर, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, उसके ब्लेड्स बना दिए। ठीक है, ये देखते चलो साइड साइड में। तो ब्लेड्स तुम चाहो तो एकदम सिंपल फॉर्म में, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ऐसे भी बना दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, तुम्हारे ब्लेड्स है। आई क्या बात समझ में, इतना हुआ क्लियर। ठीक है, ये बन गए तुम्हारे ब्लेड्स। ठीक है, पर अब ब्लेड्स बोलोगे क्या इनको, नहीं, इनका कुछ नाम है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। तो ये तुमको नाम याद रखना पड़ेगा, क्या बोलोगे इसको, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ठीक है, देखते चलो, पैरेलल में एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिखा रही हूँ, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ठीक है, उसके बाद क्या है मैम, एयर पंप करेंगे। हाँ, तो लिखो यहाँ पे, ये क्या है, कैसी एयर है, स्टेराइल एयर है। तो लिखो स्टेराइल एयर, क्योंकि उससे क्या मेंटेन होगा, ऑक्सीजन मेंटेन होगा। फिर एक और चीज क्या मेंटेन रहती है, कौन सी कंट्रोल रहती है मैम, पीएच कंट्रोल रहता है। तो पीएच कंट्रोल कैसे होगा मैम, एसिड या फिर बेस को ऐड करके। तो एसिड ऑब्लिक बेस फॉर क्या, पीएच कंट्रोल। ठीक है, अब बताओ और क्या बोलते हो मैम, प्रेशर भी कंट्रोल होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो ये क्या है, पंप है, प्रेशर पंप, प्रेशर जो मेंटेन करेगा। बस इतना ही होता है क्या, नहीं मैम, और भी होता है। तो देखो, ये हो गया एसिड ऑब्लिक बेस और पीएच कंट्रोलर। स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, तुम स्टेराइल एयर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें। मोटर लिख दिया, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लिख दिया। अब बीच में क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे स्टेराइल एयर मैम, यहाँ पे तुम हमारे डायग्राम में तो नीचे बनाया है। हाँ, तो यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से क्या निकलेगी, देखो अब इसमें याद कैसे रखोगे कि मैम नीचे से हम क्या करेंगे, स्टेराइल एयर देंगे, क्योंकि अंदर क्या होगा, गर्म क्रिएट होगा, है ना, पूरा अंदर कल्चर ब्रॉथ हो रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है। तो स्टेराइल एयर यहाँ से रखो, और स्टेराइल एयर की जगह पे काम कर दो, यहाँ लिखो क्या, स्टीम्ड एयर। ठीक है, लिखो जरा स्टीम, ये देखो ये लिखा है स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, लिखो। देखो, कुछ चीजें जब तुम डायग्राम बनाओगे तब तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हो, पर जब हम लेबलिंग में आ जाएगा, वो एबीसी बन के आ जाएगा, तो तुम्हें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। इतना हुआ, इतना समझ में आया। तो इसलिए डायग्राम जब बनाते हो, थोड़े से जो लेबलिंग है इधर उधर चल जाता है, इधर उधर मतलब ज्यादा नहीं, तो बोलोगे मैम जैसे सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन बना के लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि थोड़ा इधर उधर चल जाता है। डायग्राम जब लेबलिंग होती है ना, तो वो बहुत स्पेसिफिकली वही वर्ड्स पूछ रहे होते हैं। ये बात आई समझ में, मतलब जब जैसे तुम ये लेबल कर रहे हो, अगर तुमने फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लिखा तो ही तुमको मार्क्स मिलेंगे, पर अगर जब तुम सपोज करो लेबलिंग कर रहे हो अपने डायग्राम से, और तुमने फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर की जगह पे सिर्फ इम्पेलर लिख दिया, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये अंतर रहता है कि जब कोई चीज स्पॉटिंग में आती है, एबीसी करके वो पूछते हैं, तो उनको एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए होते हैं एनसीईआरटी के। तो देखो वापस मैम हम कैसे बनाएंगे, हमने बोला बायोरिएक्टर क्या, एक कंटेनर बना दिया, एक डब्बा। कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर का नाम हमने अभी क्या पढ़ा था, दो टाइप का स्टर टैंक है। तो स्टरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, पंखे चाहिए होते हैं, प्रोपेलर्स चाहिए होते हैं, या फिर इम्पेलर्स चाहिए होते हैं। कैसे इम्पेलर, ये चपटे हैं, तो हमने बीच में एक डंडी बनाई और क्या बोला उनको, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। वो घूम किसकी मदद से रहे, मोटर की मदद से रहे। मोटर के ऊपर क्या है, प्रेशर वाला गॉज लगा हुआ है ना, तो इन्होंने लेबल नहीं किया है, तुम मार्क करके लिख सकते हो दैट पंप फॉर मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, या फिर फॉर मेजरिंग की कितना स्पीड में घूम रहा है, रोटेशन। उसके बाद क्या है, एक बायोरिएक्टर जो क्या मेंटेन कर रहा है, एक कल्चर को मेंटेन कर रहा है। तो अब तुम अगली लेबलिंग क्या करोगे, कल्चर ब्रॉथ, क्योंकि अंदर तो ये पूरा क्या हो रहा है, ये अंदर की जगह क्या है, पूरा कल्चर हो रहा है, तो कल्चर ब्रॉथ। ठीक है, जब कल्चर हो रहा होगा तो ऊपर क्या आ रहा होगा, झाग आ रहा होगा, है ना, तो उसको क्या बोलोगे तुम, फोम बोलोगे। पर फोम सिर्फ क्या करेगा, फोम ब्रेकर, क्योंकि फोम अगर आ गया तो नीचे का हो सकता है हमारा एयर में प्रॉब्लम आ जाए, रिएक्शन रुक जाए, तो ये क्या रहेगा, फोम ब्रेकर। उसके बाद ठीक है,
उसके बाद क्या आता है मैम, उसमें हर चीज कंट्रोल फॉर्म में रहती है, पीएच कंट्रोल में लिखता है, तो लिख दो यहाँ पे एसिड एंड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। और दूसरा क्या रहता है, स्टीम रहती है जो स्टेरलाइज रहती है और अंदर स्टेराइल एयर तक अंदर एंटर करती है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा डायग्राम, ये हुआ तुम्हारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर का। अब बोलोगे मैम ये सिंपल क्यों है, तो चलो इस वाले डायग्राम पे आते हैं। ये क्या है, ये भी स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। मैम मतलब इतना क्लियर है, एक डब्बा बनाना है, ठीक है मैम डब्बा बना लिया। बट अब इसमें और इसमें अलग क्या है मैम, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक सिंगल रोटर लगा हुआ है, जो इंपेलर वहां पे फ्लैट ब्लेडेड थे वहां पे एक लगा हुआ है, हाँ, पर यहाँ पे घूम किसकी वजह से रहा है, एयर की वजह से रहा है या बबल्स की वजह से रहा है। तो वो बबल्स क्या है, देखो जरा, बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, और वो बबल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, गैस एंट्रेनमेंट, और यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। सो बेसिकली ये और इनमें से सिंपल वाला कौन सा है, ये जिसमें तुम्हें कौन कौन सी लेबलिंग याद करी, मत देखो डायग्राम, मेरे को बोल ऐसे देख के याद करो। सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे, सिंस उसका नाम सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, तो हम बीच में क्या करेंगे, फ्लैट ब्लेड्स बनाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे किसके साथ, मोटर के साथ, उसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक पंप बनाएंगे, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है, कल्चर हो रहा है, तो उसको कल्चर ब्रॉथ लिखेंगे, ठीक है। कल्चर जब हो रहा होगा तो क्या बन रहा होगा, फोम बन रहा होगा, पर उसको तोड़ना जरूरी है ना, तो उसी की मोटी लेयर बन जाएगी और सारा न्यूट्रिएंट इवनली मिल नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और हो सकता है हमारा कल्चर की जो रिएक्शन है वो गड़बड़ हो जाए। तो एक और लेबलिंग क्या करोगे, फोम ब्रेकर, ठीक है। एट द एंड तुमको स्टेराइल एयर अंदर इंट्रोड्यूस करानी है, तो क्या लिखोगे, स्टेराइल एयर। अब उसी हो सकता है ये रिएक्शन थोड़ी गर्म में हो रही हो, तो क्या बनेगा, स्टीम निकलेगी, पर स्टीम कैसे होगी, अब स्टीम बार बार क्यों इंट्रोड्यूस होगी, फॉर स्टरलाइजेशन, क्योंकि देखो नीचे से तो तुमने स्टेराइल एयर भेज दी, हो सकता है ऊपर कंटामिनेशन हो जाए, तो वो कंटामिनेशन ना हो इसलिए तुम अंदर भी यहाँ भी स्टीम भेजोगे, कैसी, क्यों, स्टरलाइजेशन के लिए। तो यहाँ भी तुम स्टेराइल एयर अंदर भिजवा रहे हो, यहाँ भी बेसिकली स्टेराइल एयर ही है, पर किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। और बायोरिएक्टर मैम क्या होता है, मैम पंप कंट्रोल रहता है, पीएच कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पे एक लेबलिंग और नहीं की है जो है टेम्परेचर, यहाँ पे जनरली थर्मोमीटर्स लगे रहते हैं और उसका पंप रहता है वो जो शो करता है कि कितना अंदर का टेम्परेचर, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये मेरा बायोरिएक्टर काम कर रहा है, तो वो टेम्परेचर का भी मेजरमेंट गॉज रहता है, ठीक है, जो यहाँ मेंशन नहीं है। पर ठीक है, तुम जब डायग्राम बनाओ तो जरूर मेंशन करके आ जाना। क्या मेंशन करोगे, एक और ऐसे मेंशन करो और लिखो टेम्परेचर गॉज, टेम्परेचर कंट्रोल लिख लो, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ है तो तुम मैनुअली उसको कम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, पीएच कंट्रोल, तो पीएच को कैसे कंट्रोल करोगे, एसिड और बेस को ऐड करके। उसके बाद ये हुआ तुम्हारा क्या, सिंपल स्टर्ड टैंक। अब दूसरा क्या है, वो भी स्टर्ड टैंक है मैम, तो पहले एक डब्बा बना दिया और बीच में क्या कर दिया, एक डंडी बना दी, जो क्या करने वाली, रोटेट करने वाली है ना, देखो ये पूरी ऐसी रोटेट होती रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पे रोटेशन या स्टरिंग बेसिकली किसके कारण हो रही है, स्पार्जिंग के कारण। स्पार्जिंग कौन करवा रहा है, मैम गैस करवा रही है, इसलिए सबसे पहले लेबलिंग क्या लिखोगे, गैस एंट्रेनमेंट। अब ये गैस मोर स्पेसिफिकली कौन सी रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, तो यहाँ पे ये घूमता रहेगा तो होगा क्या कि ऑक्सीजन ट्रांसफर ज्यादा होगा। अब उन्होंने क्या किया, अलग से ये मॉलिक्यूल बनाया कि जैसे जैसे बबल्स को क्या मिलेगा, और काइनेटिक मोशन मिलेगा, वो बबल्स और घूमेंगे अंदर पूरे कल्चरल ब्रॉथ में और हर चीज इवनली मिक्स हो जाएगी। तो वही लिखा है उन्होंने, बबल्स ऑब्लिक ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। इतनी आई बात समझ में। तो इसके साथ तो इसमें क्या लिखोगे, ये है तुम्हारा सेक्शन बी, पर अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएगा। सेकेंड थिंग, लेबलिंग ज्यादा किसके आने के चांसेस है, दोनों, आज का पहले सिर्फ यही पूछ रहे थे, आजकल उसका भी पूछ रहे हैं। इसमें ये वाली लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, और आजकल कभी कभी वो लोग बबल्स देते हैं पिक्चर में, कभी कभी हटा देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस जगह पे तुम्हारा एसिड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल एयर और स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोम ब्रेकर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वो एज्यूम कर ही रहे कि तुमको आता होगा, ठीक है। तो ये किस में आ सकता है, सेक्शन बी में, या फिर लेबलिंग में आ गया तो कुछ सब पार्ट्स में मिलेगा। उसके बाद इसका नाम क्या है, सिंपल स्टर्ड टैंक, उसका नाम क्या है, स्पार्ज स्टर्ड टैंक। तो स्पार्ज का ही मतलब है क्या, किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से। तो पहली लेबलिंग क्या आएगी, एयर एंट्रैपमेंट, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, एयर बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से, तो तुम दूसरा क्या लिखोगे, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, और अलग से मॉलिक्यूल बना के बेसिकली ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, कैसे, ड्रामेटिकली, बस वही लिखा है उन्होंने, बबल्स ऑब्लिक ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। इतना हुआ क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारे इस चैप्टर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कुछ पुराना बच गया है वापस रिवाइज करना है, तो कहाँ मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल, वेबसाइट पे जाओ, जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे होम पेज मिलेगा, उसके बाद अपना क्लास चूज करो, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करो, और सब्जेक्ट चूज करने के बाद क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे मैम, अपना जो चैप्टर है वो चूज करके हम सुनने लगेंगे बस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली आधा आधा मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। तब तक स्टडी हार्ड।